10 साल शहजाद ये CCI के एजेंडा पे रहा है। मैंने तमाम मिनट्स निकाले 2016 से 2024 तक। वफाक हल नहीं करना चाहती थी, बस एक कमेटी बना दो, दूसरी कमेटी। फिर ये गया सेनेट में, चेयरमैन सेनेट ने सूबों और वफाक का मौक़िफ़ सुन के रूलिंग दी कि भाई सूबों का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, वफाक गलत बात कर रहा है, ना आइन में ऐसी कोई लैंग्वेज है जो ये इंटरप्रेट करे और ना ही हमारा इंटेंट ये था। होता यूँ है, 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो सूबाई इकाइयों के दरमियान नेशनल हारमनी का मसला हमेशा जो है वो एक चैलेंज रहेगा। 50 साल माशाल्लाह, आपको पता है ना, हम दुनिया का वाहिद फेडरेशन है, 30 के करीब फेडरेशन है, जिसने माशाल्लाह 50 साल सिर्फ और सिर्फ आबादी की बुनियाद पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड। उसकी वजह से बलूचिस्तान में कोई सियासी पार्टी या कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। ट्रेजरी बेंचेस, सब ट्रेजरी बेंचेस में, हिज़्ब इख्तिलाफ पे बैठ के भी वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वन ऑफ आर मोस्ट फ्रीक्वेंट गेस्ट एंड वन ऑफ आर मोस्ट लव्ड गेस्ट। आप लोग इनको जूम पर देखते होंगे, कभी इंटरनेट ऊपर नीचे हो जाता है, तो आज हमने सोचा कि जूम वूम का काम ख़त्म करें, यहाँ पर ले आएँ इनको, देखते हैं कितनी देर में छापा पड़ता है। रफ़ीउल्लाह काकड़ आ चुके हैं। कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अब पहली दफ़ा आपके स्टूडियो में आके बड़ा अच्छा लगा सर। बस मैं दुआ कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वो वीगो वाले सोचें कि पेट्रोल भी बच जाएगा, दोनों साथ ही एक जगह पर दोनों को उठा लिया जाए। कैसी चल रही है सर PhD आपकी कैम्ब्रिज में? बड़ी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफ़ा जो है मैं एक फीलिंग ये आती कि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। इट्स अ 2-वे प्रोसेस कि आप एक पैसिव रेसिपिएंट नहीं है इन्फॉर्मेशन के, बल्कि उसको क्रिटिकली प्रोसेस और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सर कैम्ब्रिज की हवाओं का तो बता दिया आपने, कोयटा की हवाओं का क्या रुख चल रहा है? कराची में थोड़ी सी ठंड हुई है, तो ये कोयटा से आ रही है, आपने क्या वहाँ महसूस किया? जी शहजाद, कोयटा के हालात काफ़ी मायूस कुन है, और मैं अगर उसका कंपैरिजन करूं इवन 4-5 साल के पहले के कोयटा से, तो अभी जो मैंने तकरीबन 1 महीना गुजारा, बहुत ही मायूस कुन और परेशान कुन सूरत हाल है। उसकी मिसाल यूँ है, तकरीबन आधे से मेजर रोड्स वो बंद हैं। शहर के एंट्री एग्ज़िट पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट्स की एक तादाद लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं। फिर कुछ एक बेहुदा सा रोड कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जिसमें ठेकेदारों ने अच्छे खासे बने बनाए रोडों को उखाड़ के, वो जो उखाड़ के सारा कचरा है वो भी वही फेंक दिया और एक सारी ट्रैफिक एक रोड पे डाइवर्ट की है। फिर शहर के अंदर जो है 1/3 कोयटा चूँकि वैली है, तो 1/3 जगह वैसी कोयटा कैंटोनमेंट के पास है। बाकी जो एरिया है उसमें जो मेन रास्ते हैं उस पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट है। 1-2 जगह FC ने अपनी सिक्योरिटी के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। सो ये तो शहर के अंदर ट्रैफिक की सूरत हाल है कि एक छोटे से शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2 घंटे लग सकते हैं। उसके अलावा सूरत हाल ये है कि रोड ट्रैवल, अगर आपने कोयटा से कराची आना हो, कोयटा से इस्लामाबाद जाना हो, तो रोड ट्रैवल सेफ़ नहीं है, चूँकि नेशनल हाईवेज़ जो है वो सेफ़ नहीं है। फिर उसके बाद रह जाता है एयर ट्रैवल। तो एयर ट्रैवल आप गेस करें, आजकल कोयटा जो इस्लामाबाद का 1-वे टिकट है वो दुबई और इस्तांबुल के टिकट से ज़्यादा महंगी है। तकरीबन अगर आप ऑन एवरेज जस्ट 3-4 दिन पहले टिकट बुक करें तो ये कोई 70 से 80 हज़ार के दरमियान है। और अगर आपने आखिरी दिन कोई आपको काम पड़ गया, 1 लाख से ऊपर है इस वक्त कोयटा इस्लामाबाद की टिकट 1-वे। ये तो कोई आप अच्छी डील मिल जाए तो 2 लाख में आप US होकर आ जाएं। एग्जैक्टली। कोयटा से इस्लामाबाद जाना ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा महंगा है कराची से न्यूयॉर्क जाना। तो जिसका मतलब है इफ़ेक्टिवली, अच्छा इंटरनेट नहीं है माशाल्लाह। जिस दिन हुकूमत का दिल करता है, कोयटा में अब इतना नॉर्मलाइज हो गया कि अब कोई बोलता भी नहीं कि 1 हफ़्ता 10 दिन इंटरनेट बंद कर देते हैं। और सर्दी शुरू हो गई है तो 8-9 बजे 10 बजे के बाद गैस भी चली जाती है। सो कारोबार की सूरत हाल ये कि ये बॉर्डर की बंदिश की वजह से कोयटा का, चूँकि वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं, तो बाज़ार जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होलसेल रिटेल पे चलते हैं।
तो हर हवाले से कोयटा की सूरत-ए-हाल इस वक्त ऐसी मायूसकुन है और इफ़ेक्टिवली मैं समझता हूँ एक ओपन एयर प्रिजन बन चुका है कि ना आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, ना अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, और यू आर काइंड ऑफ ट्रैप्ड, और बिल्कुल एक वॉर सिटी नहीं होती है, आपको बिल्कुल लगता है कि ये कोई वॉर सिटी है, चेक पोस्ट्स हैं, और लोगों पे, आम लोगों से जब आप बात करते हैं, मैंने इतनी मायूसी और परेशानी पहले कभी नहीं देखी थी। ये तो फिर कैपिटल का अगर ये हाल है तो बाकी बलूचिस्तान का क्या हाल है? बाकी बलूचिस्तान में तो फिर इससे हालात बुरे ही हैं, रोज़गार के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से ख़ास तौर पर जो हमारा हिंटरलैंड है, बलोच बेल्ट, उधर काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। रोज़गार के हवाले से चूँकि वहाँ पे लोगों की लाइवलीहुड्स वो बॉर्डर ट्रेड पे बहुत डिपेंडेंट थी, तो वो बॉर्डर ट्रेड जो है वो बोथ ईरान साइड और अफ़गान साइड पे तो मुकम्मल तौर पर बंद है। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ज़ाहिरी बात है कोयटा, तुर्बत, बाकी शहरों में जिधर ज़्यादा डिपेंडेंस है उधर उसका वो नुकसान या इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। तो बॉर्डर जो सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकली पोरस रहा है या ट्रेड हुई है, जिस चीज़ को हम स्मगलिंग कहते हैं, वो तो अब तक हो रही है, तो क्या कुछ अहलकार हैं जिनके पास राइट है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और आम आदमी नहीं उस ट्रेड या स्मगलिंग का हिस्सा बन सकता? जी देखें, जब भी ये स्मगलिंग पे कर्ब्स उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसमें यूजुअली होता ये कि ये जो छोटे कारोबारी उसमें जो अपना जिनकी रोज़गार लगी होती उन्हीं पे ही बेसिकली पाबंदी लग जाती है। जो बड़े स्मगलर है और जो स्मगलिंग करते ही रियासत के रियासती इदारों की कलूजन से हैं, उनका काम, उनकी मोनोपोली मज़ीद बढ़ जाती है। और अक्सर मैं जब कभी इंस्टीट्यूशनल फोरम्स पे भी ये बैठता था तो मैं इनको ये कहता था कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू है। आप अपने जो इदारे बॉर्डर को मैनेज कर रहे हैं उनको ठीक करें, बजाय कि आप वो ट्रेड ही बंद कर दें, क्योंकि ट्रेड बंद करने से क्या होता है, मसलन आपने ट्रांजिट पे स्मगलिंग की वजह से या तो पाबंदी लगा दी या लिमिटेशंस लगा दी। अब ट्रांजिट ट्रेड, ट्रक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए रोज़गार का बड़ा ज़रिया था। रास्ते में फिर जो एसोसिएटेड एलाइड इंडस्ट्रीज़ है, कोई वर्कशॉप, कोई रेस्टोरेंट, उनके लिए रोज़गार का सबब बनता है। अब आप अपना बॉर्डर कंट्रोल करने की बजाय आपने उसको ही जब बंद कर देते हैं, उससे क्या हुआ है, वो जो रोज़गार इधर लोगों को मिल रहा था वो शिफ्ट हो गया ईरान, वही ट्रेड वहाँ शिफ्ट होती है। आपका बॉर्डर का चूँकि कंट्रोल वीक है, वही माल जो है वो अब वहाँ से अफ़गानिस्तान या ईरान आता है, वहाँ से दोबारा स्मगल होके आ जाता है। इसकी एक अभी बड़ी दिलचस्प मिसाल है जिससे मैंने ख़ुद ये सीखा है कि जब रियासत चाहे तो फिर कुछ भी कर सकती है। अभी बीच में कुछ अरसा इन्होंने मुझे वहाँ पे जब ताजरों से बात होती इतनी सख्ती की कि ऑलमोस्ट उसको ज़ीरो पे पहुँचाया, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बॉर्डर जंग के बाद। जिसका मतलब है कि जिस तरह हम हमेशा कहते रहे कि ये सरकारी इदारों का प्रॉब्लम है कि जब आपने चाहा तो ले आए ना ऑलमोस्ट ज़ीरो पे, जिसका मतलब है इट ऑलवेज वाज एंड हैज़ रिमेन्ड अ गवर्नमेंट प्रॉब्लम कि आपकी लीकेजेस है। तो ये तो उसका एक साइड है। दूसरा ये भी समझना ज़रूरी है, ये जो स्मगलिंग वाली बाइनरी है कि लीगल और इलीगल, इसको ऐसे समझना ज़रूरी है कि आप मुतबादिल रोज़गार दे नहीं सकते। आपने क्या रोज़गार दिया है बलूचिस्तान के लोगों को, उसकी मैं कुछ मिसालें देता हूँ। मसलन दुनिया में कहीं पे रोज़गार का, या आप कहते हैं ना फॉर्मलाइज़ करें, तो फॉर्मलाइजेशन के कुछ पैमाने होते हैं। तो एक पैमाना मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक पैमाना ये है कि एक्सेस टू फाइनेंस कितना है एसएमईज़ को, इंडस्ट्री को। तो ये मैं एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको कहते हैं एडवांस टू डिपॉजिट रेशो। तो एक्सेस टू फाइनेंस में ये एक बड़ा अहम इंडिकेटर है कि जो बैंकों में पैसे लोगों ने डिपॉजिट कराए हैं उसके अगेंस्ट वहाँ पे एसएमईज़ को क्रेडिट कितना मिलता है। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी पिछले साल शहबाज शरीफ साहब ने स्टेट बैंक को टारगेट दिया कि आप एडीआर को 50% पे पहुँचाएँ, कि यानी जो डिपॉजिट्स हैं उसके कोई 50% लोगों को क्रेडिट दें। और ये 1990s में जब पाकिस्तान में ये बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन हुई, उसमें एक रैशनल ये था कि ये क्रेडिट देंगे, आसानी से रोज़गार बढ़ेगा।
सो कैन यू बिलीव बलूचिस्तान में जो ADR रेशो है वो 3 से 4% है। यानी बलूचिस्तान के लोग वहाँ पे बैंकों में जो अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं उसके अगेंस्ट सिर्फ 3 से 4% क्रेडिट मिलता है। यही रेशो कराची या पंजाब जैसे जगहों में 40% के आसपास है। अब ये तो एक सिंपल सा इंडिकेटर है, इसका तो सरकार कुछ बिगाड़ नहीं सकी। ना आप लोन दे सकते हैं, ना क्रेडिट दे सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं वैल्यू चेन पे। कोई वैल्यू चेन पे कोई डेवलपमेंट उसकी होगी तो लोगों को लीगल रोज़गार का इंसेंटिव मिलेगा। मैं एक और मिसाल देता हूँ। सो इफ़ बलूचिस्तान वाज अ कंट्री, इट वुड बी द 17th और 18th लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। के पाकिस्तान का 90 से 95% सेब बलूचिस्तान से आता है। अब यू वुड एक्सपेक्ट कि ये एक इतना बड़ा सोर्स है वहाँ की मईशत का, तो जो सेब का वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन डेवलप होगा तो वहाँ से लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसका पल्प बने, उसके जूस बने, बाकी प्रोडक्ट्स बने। वो तो बहुत दूर की बात है। जो ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे वाला वैल्यू चेन का अगला स्टेप है वो है फ्रेश फ्रूट को एक्सपोर्ट करना, जिसमें कोई वैल्यू चेन नहीं है। बेसिकली उसकी पैकिंग और जो हाइजीन और उसके रिक्वायरमेंट्स हैं आपने पूरे करने होते हैं, एक्सपोर्ट करना होता है। पूरे बलूचिस्तान में कोई मुश्किल से 1-2 एक्सपोर्टर भी नहीं है सेब के। वैल्यू चेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जहाँ पे ये सूरत हाल हो कि खजूर, सेब जो वहाँ की इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स है उनका वैल्यू चेन आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, एक्सपोर्टर भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद एक्सेस टू फाइनेंस आप दे नहीं सकते। तीसरी जो अहम बात है, जो एक मयार है कि ये कहते हैं कि स्मगलिंग या टैक्स नहीं देते लोग। हमने चूँकि गवर्नमेंट्स को ये एडवाइस देते थे तो बिजनेसमैन और उनसे बड़ी कंसल्टेशंस करते थे। एक गाड़ी जब चमन या तफ्तान से निकलती है, वो अगर तमाम टैक्सेस दे दे, रियासत पाकिस्तान उसको ये गारंटी नहीं दे सकता कि चमन से कराची तक, चमन से मुल्तान तक, तफ्तान से मुल्तान या कराची तक उसको रास्ते में कोई तंग नहीं करेगा, भत्ता नहीं मांगेगा, सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। ये तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान नहीं दे सकता, बल्कि जिसने जितना ज़्यादा टैक्स दिया होता है उसको ज़्यादा तंग किया जाता है। अब उसके मुकाबले में वहाँ पे 2-3 लोकल बड़े स्मगलर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मकसद उनको हाईलाइट करना नहीं है। वो देते हैं आपको एक पर्ची जिसको वो बिल्टी कहते हैं। अब अगर उस बंदे की बिल्टी आपके पास है चमन से या तफ्तान से निकलते हुए, आपको कराची तक कोई रोक नहीं सकता। उसने लाइन सेट किया हुआ है। अब जो सर्टेनिटी, जो तहफ़्फ़ुज़ रियासत को देना चाहिए वो एक प्राइवेट बंदा दे रहा है और उस प्राइवेट बंदे को लोग टैक्स दे रहे हैं। जो टैक्स रियासत को पे करना चाहिए था वो लोग उसको दे रहे, क्योंकि वो गारंटी कर रहा है कि आपको फिर कराची तक कोई रोकेगा नहीं, और ऐसा ही होता है। उसने आगे सारा लाइन सेट किया हुआ है। तो ये 2-3 मैंने आपको सिर्फ वो इंडिकेटर्स दिए। अगर आप ये इंश्योर करा सकते हैं फिर तो आप एंटी स्मगलिंग के नाम पे इन सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा दें। अगर आप नहीं कर सकते, ना मुतबादिल रोज़गार दे सकते हैं, ना रोज़गार के लिए एक्सेस टू फाइनेंस दे सकते हैं, ना ही जो लोग अपनी आप के तहत बिज़नेस करते हैं वो माल कराची तक पहुंचने, पाकिस्तान के बाकी मार्केट्स तक पहुंचने का कोई सेफ़ ऑप्शन दे सकते हैं, तो फिर ये जो अभी आप सब कुछ बंद कर देते हैं, ये बुनियादी तौर पर लोगों का मुकम्मल तौर पर रोज़गार बंद करने के मुतरादिफ है। मैंने तो सुना है लोग बहुत सारी खजूर ज़ाया कर देते हैं, बिकॉज वो है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको किस तरह से पैकेज करके भेजें, लेके जाएं, क्या करें। और दुनिया की टॉप क्वालिटी टाइप खजूर सर बनती है। खजूर, सेब, मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ पे हमारे सेब के बाग हैं। जो वैल्यू चेन में नेक्स्ट स्टेप पे जो एक्टिविटीज़ है जिनमें जो सेब यूज़ होता है, मसलन पल्प में, जूस में, ये कोई टॉप क्वालिटी का सेब नहीं यूज़ होता। जो छोटे सेब रह जाते हैं वो उसमें यूज़ होता है। पता है हम उसका क्या करते हैं? हम जानवरों को खिलाते हैं। ये वो सेब है जो पल्प में यूज़ होना चाहिए, जो जूस की फैक्ट्री में यूज़ होना चाहिए, हम जानवरों को इसलिए खिलाते हैं कि वहाँ पे चूँकि इंडस्ट्री है नहीं, उसको कराची या लाहौर तक पहुँचाने में उसकी वो वैल्यू नहीं रहती, वो किराया जो है वो ज़्यादा पड़ जाता है। यही हाल खजूर का है, यही हाल टमाटर का है, जो वहाँ के हमारे अपने बलूचिस्तान के प्रोडक्ट्स है। क्योंकि वहाँ पे आपने वैल्यू चेन डेवलप नहीं की है, तो वो या जानवरों को खिलाते हैं या बस कचरे के तौर पे वो पड़ा रहता है। ईरान से तो हमारे कोई बुरे ताल्लुकात इतने नहीं हैं। अगर हम ये
वहीं से कुछ वैल्यू ऐड करके ईरान भी भेज दें, उसी से पैसा आ जाएगा। सर ये ईरान बिकॉज यू सेड योर गांव इज़ वेरी क्लोज टू द ईरान बॉर्डर, टू अफ़गानिस्तान बॉर्डर। वहाँ पे सूरत हाल ये है सर कि ईरान इंडस्ट्रियली पाकिस्तान से इतना एडवांस्ड है, बिल्कुल हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। ये जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ईरान के जो इलाके हमारे साथ लगते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। वो ईरान की चीज़ें उल्टा सारी यहाँ पे आती है। अच्छा, ईरान से यही पल्प आता है, ईरान से यही चीज़ें वैल्यू एडेड होके ये सारी इधर पहुँच जाती है। वहाँ पे ये सारी इंडस्ट्री डेवलप्ड है, वहाँ पे बड़ी अच्छी कैपेसिटी है। हम तो रॉ प्रोडक्ट वो हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वैल्यू एडेड तो कोई चीज़ है नहीं, और उसमें हम ईरान का मुकाबला कर नहीं सकते। बल्कि ईरान के साथ जब फ्री ट्रेड होती है, चूँकि सीज़न एक है, मसलन टमाटर, सेब, वो जब वहाँ से आता है वो बेड़ा गर्क कर देता है हमारे लोकल काश्तकारों का, क्योंकि वो ज़्यादा कंपेटिटिव है, उसकी सेफ्टी, हाइजीन, ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती है, तो वो हमारे वालों का बेड़ा गर्क कर देता है। तो हमने तो माशाल्लाह ईरान से तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं सकता रॉ प्रोडक्ट्स के अलावा। स्मगलिंग की जो बात कर रहे हैं, जो लोग भी बलूचिस्तान में ट्रैवल करते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि ऑयल कैंस सबको नज़र आ रहे हैं, सामने सामने हो रहा है, जितने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं उनसे भी वो जा रहे हैं। तो यानी सबको पता है कि ये जो इल्लीगल ईरान से तेल आता है, इसके खांचे भी लगे हुए हैं, इसके पैसे भी मिलते हैं, और ये पूरे बलूचिस्तान में मिल रहा है। तो अगर स्मगलिंग रोकनी है तो ये तो एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, जिसको सबको पता है किस किस को पैसे जा रहे हैं। जी, ये देखें, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि लार्ज स्केल पे कोई काम हो और वो रियासत की मंशा और मर्ज़ी के बगैर हो, बल्कि इनफॉर्मल इकॉनमी बलूचिस्तान में उसकी जो डीप इंट्रेंचमेंट है, उसकी एक वजह ये है कि उसका एक मेजर बेनिफिशियरी रियासत खुद है, और वही ज़ामिन है इस बात का कि ये जारी रहेगा। अभी अफ़गान जंग या इसमें रियासत ने पहली दफ़ा सीरियस कमिटमेंट दिखाई, एक सिक्योरिटी सेंट्रिक लेंस हावी पड़ गया कमर्शियल लेंस पे, तो ख़त्म भी कर दी। तो बिल्कुल अगर रियासती इदारे इसमें बेनिफिशरी ना हो, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये साथ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल इकॉनमी की लेंस है, ये इटसेल्फ बड़ी बायस्ड है। ये उन लोगों का लेंस है जिनके अपने हाथों फॉर्मल निज़ाम का इकोसिस्टम है। अब जिधर फॉर्मल इकॉनमी का इकोसिस्टम नहीं है, वहाँ पे ये अपने सो कॉल्ड लीगल इलीगल और फॉर्मल इनफॉर्मल की बाइनरी ही ठीक नहीं है। आपका एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है? लोगों को रोज़गार देना। या तो आप दे दें, नहीं दे सकते तो जिधर से मिल रहा है वो रोज़गार उनको चलने दें, क्योंकि आप तो लोगों को भूखा मार देंगे इस तरह। इस पे आने से पहले अफ़गानिस्तान का क्योंकि जिक्र हो गया है, आप एक और किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, मुझ पर चीट कर रहे थे किसी और के साथ पॉडकास्ट करके, उस पर आपने ये डिस्कस किया कि जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा था, अब क्योंकि आपने बंद कर दिया तो वो उज़्बेकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल एशियन मुल्कों से आ रहा है। तो हमारा जो इकनॉमिकली फ़ायदा हो, हमें एक सिक्योरिटी पैराडाइम में हमने ये लिया, लेकिन उसका हमें इकनॉमिक नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारा इकनॉमिक इन्फ्लुएंस था, या चले इन्फ्लुएंस नहीं भी था, तो जो हम पैसे कमा रहे थे वो अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज कमा लेंगे, गिविंग अफगानिस्तान द सेम थिंग वी वर गिविंग। जी बिल्कुल, देखें, अफ़गानिस्तान के साथ हमने हमेशा एक सिक्योरिटी सेंट्रिक लेंस से अफ़गान पॉलिसी को डिफ़ाइन किया है, जबकि हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि अफ़गानिस्तान के साथ सिक्योरिटी इशू से हट के हमारे इतने गहरे ताल्लुकात है, तारीख़ी, कल्चरल, फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव। अफ़गानिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिनके साथ हमारा फेवरेबल ट्रेड ताल्लुक है, ट्रेड सरप्लस है, यानी हम जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं। हुआ क्या है, मेरे पास वो डेटा भी है कि पिछले 15 सालों में जो पाक अफ़गान ट्रेड का ग्राफ है, वो बिल्कुल यूँ होते होते जैसे एक बड़े पहाड़ की चोटी से किसी को गिरा दें। और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम समझ रहे हम अफ़गानों को पनिश कर रहे हैं, हम अपने आप को बेसिकली वो अपॉर्चुनिटीज़ हम ज़ाया कर रहे हैं। उसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, पहले था ट्रांजिट ट्रेड का बल्क पाकिस्तान से जाता था। हम क्या करते हैं, बॉर्डर पे छोटा सा इशू हो, हम पहला काम क्या करते हैं, बॉर्डर बंद कर देते, ट्रेड। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान ईरान के भी इश्यूज चलते रहते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हल्की से उस पर ट्रेड बंद हो गया, वो इशू ट्रेड चलता रहता है।
इंडिया चाइना का भी यही है। इंडिया चाइना का भी ये कि ट्रेड चलता रहता है। आप अपने सिक्योरिटी मामलात अपने इंस्टीट्यूशनल फोरम्स के थ्रू, बलूचिस्तान में क्या होता है, हल्की सी उस पर पहला काम क्या होता है, बॉर्डर या भी मैं इस स्किरमिश की मैं पिछले 15-20 साल की बात कर रहा हूँ। अब उससे क्या होता है, जो पीछे सारी सप्लाई चेन है, क्योंकि ट्रांजिट में पीछे कंटेनर्स जिनके हैं, शिपिंग वाले जो हैं, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो सब अच्छा 5-5 दिन एक हफ्ता वो लाइनें खड़ी रहती हैं, वो पीछे उनका सारा बिजनेस मुतासिर होता है। उससे क्या हुआ, ये रियलाइज़ नहीं करें कि जो अफ़गानिस्तान का लैंड लॉक्ड होना था वो हमारी लेवरेज थी और उनकी डिपेंडेंसी थी हम पे। हमने उसको ओवर यूज़ करके उनकी वो डिपेंडेंसी हमने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी है। सो ट्रांजिट ट्रेड का बल्क शिफ्ट हो गया है टू ईरान। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट, अभी ले लें मसलन ये जो अभी हमने पाबंदी लगाई है, तो नुकसान दोनों साइड का होता है, लेकिन हमारे पास हमें तो इस हिसाब से देखना चाहिए कि ज़ीरो सम गेम तो ये नहीं है कि हम अपना कितना नुकसान करा रहे हैं। आपका अफ़गानिस्तान का था अंगूर और अनार का सीज़न, वो बंद हो गया, उनके काश्तकारों का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन अब हमारा सुन ले, अब हमारा सीज़न शुरू हो गया इस वक्त। आलू जो है पंजाब का, वो अफ़गानिस्तान जाना है, फिर उसके बाद किन्नू, आलू, ये सारे हमारे जाते हैं अफ़गानिस्तान। अब आप देखें, आज पंजाब में उधर मार्केट में जाके पूछे, वो जो बेचारा काश्तकार है उसका बेड़ा आपने गर्क कर दिया। वो आलू जो है पता नहीं मुफ्त दामों जो है उनको बेचना पड़ रहा है। तो इसी तरह आपकी दवाएं, पूरी आपकी केपी और अपर पंजाब की इंडस्ट्री जो थी वो अफ़गानिस्तान पे चलती है। सो जब आप सिक्योरिटी सेंट्रिक लेंस के तहत ऐसे काम करते हैं, उससे क्या होता है कि ओवर द ईयर्स वो सारी अपॉर्चुनिटी रीलोकेट हो गई है। वो स्पेस ले ली है चाइना ने, ईरान ने और सेंट्रल एशियन ममालिक ने। और अगर हम इसी तरह करते रहें, वो जो अफ़गानिस्तान की हम पे डिपेंडेंस थी और जो हमारा लेवरेज था इस वजह से कि वो लैंड लॉक्ड है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है। और जिस तरह मैंने कहा कि ईरान की एग्जांपल है, उनकी भी लड़ाइयाँ चलती रहती है, इशूज़ चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। और हमारा हर छोटे से इशू पे बॉर्डर पहले बंद हो जाता है विदाउट रियलाइजिंग कि भाई आप तो समझ रहे हैं उनको आप पनिश कर रहे हैं, लेकिन आप पीछे अपने इंडस्ट्री, अपने रोज़गार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और वो आपने तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में रीलोकेट कर दी है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। जो आपने बात की फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी की, अभी हमने एनएफसी और 28वीं आईनी तरमीम पे भी डिस्कस करना है। तो ये जो बात की जाती है कि भाई बलूचिस्तान पे तो एहसान किया जा रहा है क्योंकि पंजाब देता है या तो कराची पालता है पूरे पाकिस्तान को, या आपने भी कहा हुआ है, मैं भी समझा के थक गया हूँ कि भाई जो जितना टैक्स दे रहा है एज ए डायरेक्ट, या जो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहा है, इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आपने कितना इन्वेस्ट किया है। आप इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जब आप इन्वेस्ट ही लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची में करेंगे और फिर वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और फिर आप बोलेंगे देखें हम पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं, तो आपने ही फैसला किया है पाकिस्तान का पैसा यहाँ पर डालना है। तो ये जो एनएफसी अवार्ड पर डिस्कशन हो रहा है बिफोर कमिंग टू द सूबा एंड फेडरल मसले मसाइल, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान, कितना अनफेयर है ये कहना कि भाई बलूचिस्तान तो का इतना हकदार ही नहीं है जितना हम उनको दे देते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये न सिर्फ अनफेयर है, बल्कि ये फिस्कल फेडरलिज्म की पोर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड बात है। जो फिस्कल फेडरलिज्म में एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आप सेंट्रलाइज्ड पूल ऑफ रिसोर्स बनाते हैं, जिसको हम पाकिस्तान में डिविजिबल पूल कहते हैं, कि जो टैक्सेस आती है, जो डिविजिबल पूल का पार्ट है, वो उधर जमा होती है, वहाँ से फिर आप फेडरेटिंग यूनिट्स में तकसीम करते हैं। उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव है फिस्कल इक्वलाइजेशन। अच्छा, फिस्कल इक्वलाइजेशन क्या है कि कोई गरीब ज़्यादा होगा, किसी का रकबा ज़्यादा होगा जिसका मतलब है, या जोग्राफी टेरेन हार्श होगा जिसका मतलब यूनिट कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, किसी की आबादी ज़्यादा होगी, किसी के और मसाइल होंगे। फिस्कल इक्वलाइजेशन का मतलब ही यही है कि आपने इन सब की यूनिक स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस को मद्देनज़र रह के वसाइल की तकसीम ऐसे करनी है कि सारे यूनिट्स बराबर एक साथ आ जाए इकोनॉमिकली। दैट इज़ प्रिसाइजली द पॉइंट ऑफ फिस्कल इक्वलाइजेशन, जो इनको समझ नहीं आती कि ये फिस्कल इक्वलाइजेशन है। अब वो बराबरी के लिए वो किस तरह एक दूसरे के बराबर आएंगे, उसके लिए जो भी फार्मूला चाहिए। अगर कोई गरीब है, आपने गुर्बत की बुनियाद पे वेटेज देनी है, किसी की यूनिट कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, तो पहले तो ये ऑब्जेक्टिव समझनी चाहिए, क्योंकि द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज़
कि आप अगर कहीं से रिसोर्स जनरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी शख्सी मेहनत या उसका नतीजा नहीं है, उसके पीछे या तो हिस्टोरिकल ह्यूमन इंटरवेंशंस, पॉलिसी इंटरवेंशंस का वो प्रोडक्ट है कि, और वो पाकिस्तान को प्रीडेट करता है। मसलन कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश साम्राज्य को ये लगा कि मौजूदा पाकिस्तान में पंजाब और सिंध एग्रीकल्चर हार्टलैंड थी, जिधर से वो एग्रीकल्चरल सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर सकता था। यहाँ पे इन्होंने कैनाल कॉलोनीज में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अच्छा, चूंकि कैनाल कॉलोनीज थी और यहाँ से सरप्लस एक्सट्रैक्ट करना था, वफादारी भी इंश्योर करने के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत क्लर्क लेवल तक तालीमी निज़ाम दिया कि हम इनको लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस पे ला सके। अब वेस्ट ऑफ इंडस ये काम सिर्फ हुआ है पेशावर वैली में। जो पूरा बलूचिस्तान और मौजूदा केपी है, इसमें पेशावर वैली ऐसी जगह थी जिधर प्लेन एरिया और रिवर सिस्टम। अच्छा, वैसे ये भी एक दिलचस्प बात है, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के तहत था। और इवन सिंध के जो आप बात कर रहे हैं वो भी 1927 में आई थिंक सक्कर बराज बना है, वो भी बाद में आए हैं, वो भी सिर्फ नॉर्थ सिंध में आए हैं। और वहाँ पर भी सक्कर बराज के बाद जो कल्टिवेटेबल लैंड बना, वो किसको अलॉट हुआ वो आप देख लें, वो पंजाब ही लोगों को ही अलॉट हुआ था। और वही अभी भी जाकर आप वास्ट लैंड होल्डिंग जो हैं लोगों की वहाँ सक्कर बराज की वजह से, वो लॉयल टू द ब्रिटिश जो पंजाबी लैंडलॉर्ड्स थे, वो आज भी वही ओन करते हैं। वो ओवर द इयर्स इतने असिमिलेट हो गए हैं, वो अपने आप को सिंधी बोलते हैं, ठीक। बट अगर आप एक्चुअल हिस्ट्री देखें कि सक्कर बराज के बाद किसको मिला, तो वही लॉयल जो पंजाब में लोग थे उनको दिया गया था लैंड। बिल्कुल। और आपको पेशावर वैली में यही डायनामिक, ये एक बड़ी आम तासुर ये है ना कि पश्तूनों को या केपी की ज्योग्राफी को चूँकि पहाड़ों और उसके साथ एसोसिएट किया जाता है विदाउट रियलाइजिंग कि सिंध और पंजाब की तरह पेशावर वैली एक रिवर सिविलाइजेशन है, जो पानी के आसपास ये सारी पेशावर वैली की वो बनी है हिस्टोरिकली भी। तो वेस्ट ऑफ इंडस ये वाहिद जगह थी जिधर अंग्रेज को लगा कि इधर से भी एग्रीकल्चर सरप्लस, इसलिए वहाँ पे भी कैनाल कॉलोनीज बनी, लार्ज लैंड होल्डिंग्स आई। बाकी बलूचिस्तान फाटा को उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, और माशाल्लाह से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ने इसको उसके साथ जारी रखा। और इसका मतलब क्या है डेवलपमेंट के लिए? डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अंग्रेज़ और पाकिस्तान दोनों ने बलूचिस्तान को, फाटा को, सदरन केपी को, उसको स्ट्रेटेजिक नीड से देखा और उसमें कभी भी इकोनॉमिक अपलिफ्ट या इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। बाकी एरियाज़ में जहाँ पे उसको लगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की है, जिसकी वजह से आज वहाँ पे इकोनॉमिक बेस नहीं है बलूचिस्तान में या फाटा में। तो ये उसका कसूर नहीं है, उसके मुकाबले में जो वहाँ की एसेट्स है वो नेचुरल रिसोर्स है, उसका माशाल्लाह से आप कह चुके हैं, हम बार बार कह चुके हैं कि आपने उसका इतना इस्तेहसाल किया है कि 1952 से लेकर आज तक पाकिस्तान में गैस को, कुदरती गैस को सुई गैस के नाम से जाना जाता है। ये सुई के टाउन की वजह से आपके साथ शायद लास्ट पॉडकास्ट में हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था, उसकी भी मैं आपको बल्कि इसी सवाल का फ़ायदा उठा के अपडेट देता हूँ कि ये तो आपने भी बताया है, हमने भी, और कैसर बंगाली साहब ने बड़ी खूबसूरती से आपको एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने पानी के भाव सुई के गैस को बेचा, $7 ट्रिलियन की सब्सिडीज़ दी है उस वक्त के टर्म्स में। आज अगर उसको आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करें कि वो कितने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके वो जस्टिस भी किया हुआ है, हाँ, आप वो निकालें, फिर भी अगर 2014 में 15 में ये किया है, डॉलर 100 रुपये का था, आज 285 का है। तो अब इन्होंने ज़्यादती क्या की है? 73 की आइन में बलूचिस्तान से एक बंदा था कमेटी में, गौस बख्श बजिंजो, उसने अमंग अदर्स इस शर्त पे 73 की आइन पे दस्तखत किए कि गैस पे, जो हमारे गैस पे हक हमारा है। तो उनके कहने पे एक आर्टिकल डलवाया गया जिसको कहते हैं आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 ये कहता है कि गैस जिस इलाके में डिस्कवर हो उस पे प्रेफरेंशियल तरजीही हक इस्तेमाल वहाँ के लोगों का है। अब आप देखें, गैस तो सुई का ख़त्म हो रहा है, बलूचिस्तान में 34 में से आज भी 6 या 7 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में गैस नहीं है। तो आपने आर्टिकल 158 के साथ जो किया है वो तो बहुत ऑब्वियस है। अब आते हैं, डेरा बुख्ती में गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल हो रहे हैं,
जबकि कराची लाहौर में पाइपलाइन मेरे ख्याल से गैस डिस्कवर होने के 1-2 साल बाद तक लोगों के घर के चूल्हे में आ रहा था गैस। आज 70 साल बाद डेरा बुक्टी में सिलेंडर यूज़ हो रहा है और फिर डिस्कशन ये होता है कि अच्छा जी कराची में कितने मसले हैं, 8 बजे के बाद गैस नहीं आ रही। तो कभी कभी कराची वाले मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मुझे एंटी कराची लेबल करते हैं। लेकिन आप ज़्यादतियाँ ज़रा कंपेयर तो करें कि जो 7 ट्रिलियन की सब्सिडी जिसने दी है उनके पास लकड़ियों से वो लोग आग जला के खाना पका रहे हैं। तो जब कोई शिकायत करे कि यार देखे मेरी 8 बजे के बाद गैस नहीं आती, तो मैं कैसे आपकी कंप्लेंट को सीरियसली लूँ? देखें तो कि कितनी ज़्यादती वहाँ हुई है। अभी आप देखें कि चलें जो हुआ है वो तो हुआ है। तो 18वीं तरमीम में 2 बातें हम जैसे फेडरलिज्म के चैंपियंस ने ज़्यादा सेलिब्रेट की फेडरलिज्म के हवाले से। एक उसमें आर्टिकल 172(3) था और एक कंकरेंट लिस्ट का खात्मा, और कंकरेंट लिस्ट के साथ 7वीं NFC अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। ये 3 बातें फेडरलिज्म के हवाले से स्टैंड आउट करती है। अब आर्टिकल 172(3) ने क्या किया, सिंध बलोचिस्तान KP का ये डिमांड था कि नेचुरल रिसोर्सेज पे सूबों का भी हक मिल्कियत मान लिया जाए। तो 172(3) अमेंड करके ये कहा गया कि जो गैस और ऑयल के रिसोर्सेज है कुदरती, उस पे सूबा और वफाक बराबर का मालिक होगा, जॉइंट एंड इक्वल ओनरशिप। तो इस पे ये बहुत बड़ी बात थी। अब इसकी ज़रा यानी इससे ज़्यादा दर्दनाक कहानी मैंने नहीं सुनी। तो जब 18वीं तरमीम पास हुआ उसके बाद सूबे गए वफाक के पास कि भाई आ जाएं, ये हमारे सूबों में जितने गैस के वसाइल है और जो कंपनीज आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस चला रही है सब आधा आधा तकसीम करते हैं, नई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं, मैनेजमेंट में भी आधा हमारा, बोर्ड भी आधा हमारा, रेवेन्यूज़ प्रॉफिट सब कुछ आधा आधा। वफाक ने रेजिस्ट किया कि नहीं, उधर एक वर्ड लिखा है, एक क्लॉज है, सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। चले ठीक है, खुदा का करना हुआ जो सुई का लीज है वो 2015 में एक्सपायर हुआ। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि अब तो वो बात भी, बहाना भी आपका ख़त्म हो गया। इन्होंने उसको यूनिलैटरली एक्सटेंड किया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जाके प्रोटेस्ट किया। खैर मुज़ाकरात शुरू हुए। मुज़ाकरात में ये तय हुआ कि 1 साल के लिए हम एक टेम्पररी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट करते हैं, MOA। 1 साल के दौरान हम जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, ये जो 50-50 इसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए, इस पर बात करते हैं। वो 1 साल पूरा हुआ, बलूचिस्तान ने अपना ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेज दिया कि भाई 50-50 इस तरह से ऑपरेशनलाइज होगा। इन्होंने, वफाक ने रिजेक्ट किया। 2017 ऑनवर्ड्स 2024 तक ये एक यानी आइन में एक आर्टिकल है, ये कोई सेकेंडरी रूल या लेजिस्लेशन भी नहीं है, उसकी की स्पिरिट के खिलाफ गैर आइनी तौर पर उसको SROs के थ्रू एक्सटेंशन देते रहे, हर साल के बाद एक्सटेंशन देते थे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से कुद्दूस बेज़िंजो, जाम साहब, फिर कुद्दूस बेज़िंजो जैसी हुकूमतों ने वफाक के तमाम तर आर्म ट्विस्टिंग प्रेशर के बावजूद इसको रेजिस्ट किया कि भाई ये बहुत बड़ी जाती है। 70 साल खा लिया, वैसे भी वो ख़त्म होने के करीब है, 15 साल कोई उसकी लाइफ रह गई है, उसमें भी आपसे इतना नहीं होता कि 50% शेयर ही कर लो। अच्छा, अभी जाके 2024 में, अच्छा ये इशू मैं बताता हूँ कि जब मैं हमेशा कहता हूँ ना फेडरल निज़ाम डजंट वर्क फॉर द स्मॉलर प्रोविंसेस, उसकी मिसाल इससे अच्छी मिसाल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इनको कहा कि आप आपस से हो, भाई क्लियर कट आइन का आर्टिकल है, जब आप किसी छोटी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो आइन से बड़ा ज़ामिन क्या है, उस पर अमल दरामद नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं। अच्छा, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट गया जो कि छोटे सूबों के मसाइल या इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए 10 साल शहजाद ये CCI के एजेंडा पर रहा है। मैंने तमाम मिनट्स निकाले 2016 से 2024 तक। वफाक हल नहीं करना चाहती थी, बस एक कमेटी बना दो, दूसरी कमेटी। फिर ये गया सेनेट में, वफाक ने कहा कि ये सूबे इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं। उन्होंने कहा चलो बड़ा आसान काम है, जिस बंदे ने 18वीं तरमीम फ्रेम की, रज़ा रब्बानी साहब, वो आजकल चेयरमैन सेनेट है, तो उन्होंने उसको रेफ़र किया कि आप एज चेयरमैन सेनेट एंड एज फ्रेमर ऑफ द 18th अमेंडमेंट इंटरप्रेट करें कि किसकी इंटरप्रिटेशन ठीक है और आपका इंटेंट क्या था जब आपने उस वक्त ये अमेंडमेंट की थी। उन्होंने वफाक को बुलाया। ये आपके और हमारे दोस्त मिफ्ता साहब, शाहिद साहब वो बात करते हैं। बेसिकली मेरा एक एतराज़ ये होता है कि दे डोंट ऑफर एनीथिंग डिफरेंट। शायद खाकान साहब उस वक्त
वज़ीर आज़म थे, उन्होंने वही वफाक का मौक़िफ़ लिया। चेयरमैन सेनेट ने सूबों और वफाक का मौक़िफ़ सुन के रूलिंग दी कि भाई सूबों का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, वफाक गलत बात कर रहा है, ना आइन में ऐसी कोई लैंग्वेज है जो ये इंटरप्रेट करे और ना ही हमारा इंटेंट ये था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, CCI, सेनेट और कितने इंस्टीट्यूशनल चैनल चाहिए, इन सब में इसके बावजूद ये मसला हल नहीं हो सका। माशाल्लाह फिर क्या किया, 2024 में केयर टेकर निगरान गवर्नमेंट में CCI की मीटिंग बुलवा गई। निगरान गवर्नमेंट CCI की मीटिंग कर ही नहीं सकती, तो निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला के थ्रू पहले CCI में इशू रिजॉल्व करवाया गया जो 10 साल नहीं हो सका। फिर अभी जाके वहाँ से फिर सरफराज भुगटी साहब की सूरत में PPL के साथ वो मुआहदा उन्हीं टर्म्स पे किया गया जो इफ़ेक्टिवली प्री 18th अमेंडमेंट टर्म्स थी, जिसको बलूचिस्तान के कमज़ोर तरीन वज़ीर आला ने भी पिछले 10 साल में रजिस्ट किया और ये अभी मौजूदा हुकूमत ने उनके साथ साइन कर लिया है। सो आप समझे जो स्पिरिट ऑफ द 18th अमेंडमेंट था विद रिगार्ड्स टू नेचुरल रिसोर्स, आपने उसको बाईपास कर दिया और वही पुरानी की पुराने तनख्वाह पे काम। अब आप इससे अंदाज़ा लगाए तो ये ऐसी हरकतें करते हैं, फिर कहते हैं कि लोग गुस्सा क्यों हैं या नाराज़ क्यों हैं, और अपने अपने दौर में उस ग्रीवेंस में इजाफा करते हैं और फिर नैरेटिव पे फोकस करते हैं कि भाई आप बस मस्बत बयानियाँ चलाएं, बाकी बातें छोड़ दें। वही सर, जब लोग क्या बात करते हैं कि अच्छा जी पंजाब बहुत इकॉनमी जनरेट कर रहा है या कराची बहुत इकॉनमी जनरेट कर रहा है, आप देखें तो आपने पाकिस्तान चलाया किस तरह से इतने साल। जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन है या जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन की एक्सप्लॉयटेशन है, अगर आपको अमेरिका ने डॉलर दिए हैं जंगें लड़ने की अफ़गानिस्तान में, तो वो कराची और पंजाब की वजह से तो नहीं दिए हैं, वो तो आपकी वेस्टर्न साइड की वजह से ही तो दिए हैं। तो अगर पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज और अमेरिका की जियोपॉलिटिकल रेंट्स इसी से चले हैं ना, हमने तो इतना नहीं प्रोड्यूस किया जिससे हम सैलरीज भी दे सकें, तो वो तो फिर वेस्टर्न साइड ने पाला है पाकिस्तान को जी। और दूसरी कीमत भी डिसप्रोपोर्शनेटली अदा की है। मुझे याद है एक ये जो पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल टेररिज्म की लहर चली है, तो 2-3 डेटाबेसेस है जो डेटा मेंटेन करते हैं। तो मैंने वो डेटा निकाला जो पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 70,000 पाकिस्तानी जो है वो जान खो गए हैं वॉर एंड टेरर में। अब ये 70,000 पाकिस्तानी कौन है? 70,000 में से सिर्फ 50,000 के करीब तो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर बलूचिस्तान से, थर्ड पे कराची और सिंध है, फोर्थ पे पंजाब है। आप कहते हैं कराची और सिंध क्या होता है? सिंध, थैंक यू। अच्छा, और उसके बाद जो है, क्योंकि सिंध में यानी ज़्यादा वायलेंस कराची स्पेसिफिक उसमें कंसंट्रेटेड थी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इसके अलावा आप कहते हैं 100 बिलियन का नुकसान हुआ है डॉलर का। आप जाके देखें कि KP या बलूचिस्तान में स्कूल, अभी परसों ही कोई वज़ीरिस्तान में तालिबान ने स्कूल उड़ा दिया। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक उसका इम्पैक्ट क्या होता है, लाखों में लोग डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये जो वॉर एंड टेरर का पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर या विक्टिमहुड का बयानिया बनाता है या जियोपॉलिटिकल रेंट सीकिंग करता है, डॉलर आते हैं, उसकी कीमत पश्तूनख्वा के लोगों ने और बलूचिस्तान के लोगों ने ज़्यादा अदा की है। वो कीमत अदा करें और बदकिस्मती से वो आज तक कर रहे हैं। वहाँ पे आपने पूरा सोशल फैब्रिक री इंजीनियर कर दिया है, आपने नस्लें तबाह कर दी है लोगों की। इतनी लार्ज स्केल में जो KP से माइग्रेशन होते हैं, अच्छा वो जब फिर माइग्रेट करते हैं जंग से भागते हुए, तब भी आपको मसला होता है कि हमारे पास ना है, तो भाई फिर किधर जाएं? या तो उधर हालात ठीक करें। अच्छा, हालात ठीक करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, अफ़गान पॉलिसी, तालिबान पॉलिसी, उसमें उनकी ज़ीरो इनपुट, वो भी GHQ या इस्लामाबाद में बैठ के चंद लोग बनाते हैं। तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारी सिक्योरिटी सेंट्रिक इंटरनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है, उसकी सबसे ज़्यादा कीमत भी पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने अदा की है, और उसकी सबसे ज़्यादा जो उसके नाम पे फिर डॉलर आते हैं वो भी वहाँ पे नहीं जाते हैं,
वो भी जो है वो इस्लामाबाद अपने उसके एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटीज़ और कोर्सिव कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। ये जो पाकिस्तान प्रॉपर में बयानिया हो रहा होता है या पॉपुलर नैरेटिव जो हो रहे होते हैं, वो NSC अवार्ड हो, वो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हों, देर सेंटर्ड अराउंड द अर्बन सेंटर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई इन इलाकों में एक तो चलें, फेडरेशन का मकसद ही ये है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा आप इन्वेस्ट करें, जहाँ मुश्किलात ज़्यादा हैं, गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, भले वो जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हम एक मुल्क का हिस्सा हैं, इक्वल शहरी हैं। जहाँ ऑलरेडी आराम व आसाइश है वहाँ और आराम व आसाइश देना है तो सेंस बनता नहीं है। दूसरा जो राइटफुल शेयर है वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, माइंस एंड मिनरल पे भी आएंगे, या खैबर पख्तूनख्वा की है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से जो हमें पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे होते। तीसरा, आपने जो अपने जियोपॉलिटिकल रेंट्स लेने के लिए इन इलाकों को इस्तेमाल किया है, पहले ज़ियाउल हक ने लिटरली जिहाद फैक्ट्रीज़ खोल दी, फिर मुशर्रफ ने जो किया। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान प्रॉपर को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर मुशर्रफ के दौर में मीडिया पे म्यूज़िक वीडियोस चल रहे हैं तो लोग अर्बन सेंटर्स में खुश हो जाएंगे, या कराची में एक अंडरपास बन गया तो लोग खुश हो जाएंगे। एक बड़ी फेमस वीडियो है जिसमें फ्रेंच बीच पर एक रेव चल रही है और लोग कह रहे हैं कि मुशर्रफ इज़ द बेस्ट, मुशर्रफ इज़ अमेजिंग। और मैं सोचता हूँ कि कितना ही दूर है बलूचिस्तान फ्रेंच बीच से, तो कुछ किलोमीटर दूर आपके सिविल वॉर चल रही है, ऊपर आपके खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, और आप खुश हैं कि अच्छा हम फ्रेंच बीच पे पार्टी तो कर सकते हैं, तो मुशर्रफ इज़ द बेस्ट। जी, मेरे ख़्याल से यही वो एक इशू है जिसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस है उनको ब्रिज करना वो बड़ा मुश्किल हो गया है। और उसकी बुनियादी वजह भी जो है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फेडरल डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि उसमें पाकिस्तान प्रॉपर के मेन उसके स्टेक होल्डर्स के आपस में जो भी इख्तलाफात हों, दो चीज़ें हैं जिन पे उनका कंसेंसस होता है, वो बलूचिस्तान पॉलिसी है, वो अफ़गान पॉलिसी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन दोनों पॉलिसी की कीमत पाकिस्तान प्रॉपर को उस तरह से अदा नहीं करनी पड़ती। कीमत जिनको अदा करनी पड़ती है उनका उस निज़ाम में उतनी से और वॉइस नहीं है। जब तक फेडरल लेवल पे ये इम्बैलेंस रहेगा, वो इम्बैलेंस क्या है कि एक अच्छे वफाकी निज़ाम के दो मुसल्लमा उसूल हैं। एक कि उसमें सम डिग्री ऑफ सेल्फ रूल होना चाहिए, लोकल ऑटोनमी होना चाहिए। दूसरा, जो बैनुल सूबाई और मुल्क की सतह के मसाइल है उस पे शेयर्ड रूल होना चाहिए। शेयर्ड रूल का मकसद बुनियादी क्या है कि वो मामला तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स मिल के चलाए। सो हमारे यहाँ सेल्फ रूल तो ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम ने काफ़ी हद तक एटलीस्ट इन थेरी इंश्योर की है। जो पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम का अनफिनिश्ड एजेंडा होना चाहिए वो है कि सेंटर में शेयर्ड रूल कैसे यकीनी बनाया जाए। इस वक्त सेंटर में पंजाब की हेजेमनी है, पंजाब एज अ फेडरेटिंग यूनिट। पंजाब बजट बिल पे वोट ऑफ, पंजाब के पास वीटो पावर है ऑन एवरीथिंग, ऑन बजट बिल, ऑन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एनी अदर लेजिस्लेशन, जिसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर वो बड़ा अलग क्रिएट करता है। दूसरा जो एक मसला है वफाकी इम्बैलेंस के अलावा जो हमें समझना चाहिए कि आपने चूंकि सारी ताकत एक बास्केट में कंसंट्रेट की है, उसका सियासत के लिए बड़ा ख़तरनाक इम्प्लिकेशन है। वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत, सिविल मिलिट्री, उसको साइड पर रख के ये इनहेरेंटली मोर प्रोन टू इंस्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सारी ताकत जब आप एक जगह कंसंट्रेट करते हैं सब उसी पे लड़ते हैं। अब इमरान खान की प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल इससे एक्सप्लेन होती है। 2013 में इमरान या पीटीआई बिकेम द सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर। जितने समझदार पॉलिटिकल पंडित से उन्होंने कहा कि ये बड़ी बात है, अगर पीटीआई केपी में अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करे तो वो जनवन अगली दफ़ा एक मरकज़ में हुकूमत के वो हो सकते हैं कैंडिडेट्स। अब ये बात करना आसान है, लेकिन टू बी फेयर टू इमरान ये ठीक बात नहीं है। वो इसलिए कि सिंध को, जरदारी साहब को या केपी को ये पता है कि वो जो मर्जी करेंगे वो तब तक इक़्तिदार में नहीं आ सकते जब तक पंजाब उनके पास ना हो। सो एज अ रिज़ल्ट आप इंसेंटिव क्या दे रहे हैं? आप
पंजाब बेस्ड पार्टी को ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप सिर्फ पंजाब की फिक्र करें और वो पंजाब आपके पास रहेगा तो पंजाब भी रहेगा, मरकज़ भी रहेगा, इसलिए वो कहीं लड़ाई नहीं डालेंगे। ये जो PMLN ना मैग्नानिमस बनी हुई है, ये मैग्नानिमिटी नहीं है कि सिंध में PPP को सिंध में फ्री हैंड दिया और KP में PTI को दे रहे, नहीं, वो मैग्नानिमस नहीं है। वो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि उनका काम पूरा हो रहा है इससे कि अगर सिर्फ पंजाब आप जीते हैं तो मरकज़ भी आप जीत रहे हैं, पंजाब भी आपके पास है। बाकी मैग्नानिमस नहीं हो सकते क्योंकि मरकज़ में इक़्तिदार में आने के लिए पंजाब चाहिए। इसलिए एज ए रिजल्ट एवरी न्यू कंटेंडर फॉर पावर विल नॉट सिट अनटिल एंड अनलेस पंजाब उनको मिल जाए, जिसकी वजह से जब सब लड़ाई पंजाब पे होगी तो इंस्टेबिलिटी फैलती है। इस स्ट्रक्चर के साथ होता यूँ है, 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो सूबाई इकाइयों के दरमियान नेशनल हार्मनी का मसला हमेशा जो है वो एक चैलेंज रहेगा। दूसरा, मरकज़ में जिसकी हेजमनी है, अफ़गान पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, उसमें वो बायस आपको रिफ्लेक्ट होगा, जिसमें जो जितना मरकज़ में जिसका वज़न कम है उसके मसाइल उतने नज़रअंदाज हो गए। और लास्टली जो मैं समझता हूँ जो इसका नुकसान है वो इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, आपने सुना होगा ना कि देखें बांग्लादेश में नौजवानों ने इंकलाब लाया, नेपाल में ये हुआ, फला जगह ये हुआ, पाकिस्तान में इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है कि हम, हालांकि इधर पेरिफ्रीज में साइलोज़ में कितनी ज़बरदस्त तरीके चल रही हैं, आज़ाद कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या सिंध में, लेकिन क्या मज़ा होता अगर ये किसी एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी मिनिमम कॉमन एजेंडा पे मुत्तफिक हो जाए। उसमें बुनियादी वजह जो है वो ये फॉल्ट लाइंस हमारी इतनी सीरियस है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमारी ऐसी है कि पाकिस्तान में पेरिफ्री में या मेन स्ट्रीम में साइलोज़ में तो तरीके चल सकती है, उनका एक साथ आना जो है वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी अनफेयर ताकत वसाइल की तकसीम है कि वो कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा पे उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सॉलिडारिटी भी आ सकते हैं, जो भी मुझे लगता है कि उनकी अपनी फीलिंग्स हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे आसान तरीका फॉर डिमांड्स इज़ अलॉन्ग एथनिक लाइंस। वो एथनिसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो नेचुरली फिर एंटेगनिस्टिक टू ईच अदर हो जाते हैं कि भाई पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है तो एक बलोच क्यों सपोर्ट करेगा, बलोच लिबरेशन है तो फिर एक पश्तून क्यों करेगा, फिर बलूचिस्तान अगर हम बनाएंगे तो कराची शफीकुल सिंध वाले बोलेंगे अच्छा चाहिए तो फिर तो वो उन लाइंस पर इतने फड्डे हो जाते हैं कि सिंपल चीज़ें भी कि यार अच्छा ये आपने जो जेल में डाला है ये गलत डाला है, ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह से मजम्मत होगी इसकी, वो भी नहीं होता। या जो लोग इंजॉय कर रहे हैं प्रिविलेजेस वो फिर उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। जिस तरह आपने भी कहा कि ठीक है अगर बलूचिस्तान में चीज़ें बुरी हैं पहले ज़रा यार हमें तो दो ना सारी चीज़ें जो हमें चाहिए, फिर बात करो, फिर देखेंगे। अभी तो अगर एक्सप्लॉइट करके हमें चीज़ें मिल रही हैं पहले हमें तो दो ना, फिर बात करोगे। इसमें मैं एक इजाफा ज़रूर करूँगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा कि एथनिक फॉल्ट लाइंस इसलिए ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है या उस लाइन पे मोबिलाइजेशन आसान हो जाती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रिवेशन की लाइंस है वो भी एथनिक बाउंड्रीज के साथ बाय एंड लार्ज अलाइन करती है, जिसकी वजह से छोटे सूबों में एथनिक लाइंस पे लोगों को मोबिलाइज करना ज़्यादा आसान है क्योंकि एक विद कुछ एग्जैजरेशन ऑफ कोर्स हर नैरेटिव में होती है, ये नैरेटिव बनाया जा सकता है कि भाई ये एथनिक लाइंस पे। अब उसकी ज़रा काउंटर इंट्यूटिव आप एक मिसाल ले लें, ऐसा नहीं है कि सिंध में सिंधी कौम परस्त तरीके चल रही हैं, बलूचिस्तान में चल रही है, पश्तूनख्वा में चल रही हैं, पंजाब में नहीं चल रही। क्यों ऐसा है कि पंजाब में तो फ्रिंज में पंजाबी नेशनलिज्म की तहरीकें शुरू से रही हैं, वो लार्ज स्केल मैस मूवमेंट्स क्यों नहीं बन सकी? इसी तरह सिंध में इतनी फ्रिंजेस में इतनी ताकतवर सिंधी कौम परस्त तहरीकें हैं, वो क्यों लार्ज स्केल मूवमेंट्स में ट्रांसलेट नहीं हो सकी? इसलिए कि द पोलिटिसाइजेशन ऑफ एथनिक आइडेंटिटी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन द पावर स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जिसका पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक रिसोर्स में जितना शेयर और कंट्रोल होगा उसकी एथनिक आइडेंटिटी पोलिटिसाइज करना उतना ही चैलेंज होगा। इसीलिए आप देखें एक बिल्कुल ऑर्डर बनाया जाए, सबसे मुश्किल पंजाब में, फॉलोड बाय सिंध,
क्योंकि सिंध शेयरली फॉर इट्स डेमोग्राफी मरकज़ में दूसरा पॉलिटिकल उसमें बड़ा स्टेक होल्डर है। अच्छा, उसके बाद पेशावर वैली, वहाँ पे भी अब उसकी रेलेवेंस कम हो गई है। जो जितना डिप्राइव्ड है, इट इज़ नो कोइंसिडेंस कि वहाँ पे एथनिक लाइंस पे मूवमेंट ज़्यादा आसान है, चाहे वो बलूचिस्तान हो फिर फाटा हो। सो ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ एथनो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ है, दिस इज़ नॉट अ गिवन आर ऑटोमेटिक एक्ट कि अगर आपकी लैंग्वेज अलग है तो आप पोलिटिसाइज हो जाएंगे, नहीं। इट इज़ ऑलमोस्ट, अच्छा, और एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स या इंटेलेक्चुअल्स हर जगह होंगे जो ये रोना रोएंगे क्या में से है। सवाल ये एकेडमिक सवाल हम ये पूछते हैं कि अक्रॉस टाइम एंड स्पेस वेरिएशन क्यों आती है? क्यों पेशावर वैली में 60-70s में पश्तून नेशनलिज्म तगड़ी थी, आज नहीं है? क्यों बलूचिस्तान के बलोचों में बलोच कौमपरस्त तहरीक मजबूत है, सिंध के बलोचों में नहीं है? वो भी बलोच है, डीजी खान के बलोचों में नहीं है। तो अगर एथनिक आइडेंटिटी इटसेल्फ काफ़ी होती तो फिर अक्रॉस टाइम एंड स्पेस सेम ग्रुप की पोलिटिसाइजेशन में ये इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। तो ये इश्यूज़ इसलिए आते हैं कि ये कोई बायोलॉजिकल चीज़ नहीं है कि बस अगर बायोलॉजिकली आप डिफरेंट है मैं और आप, तो मेरे और आपकी लड़ाई जो है वो यकीनी है, नहीं। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इन पावर एंड इकनॉमिक। आज अगर आप पंजाब की प्रिविलेज कम करें इस वफाकी निज़ाम में, दो चीज़ें आप कर ले, जस्ट टू थॉट प्रोसेस के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। आप कह दे फ़ौज वफाकी फ़ौज है, आप कह दे कि फ़ौज में आज के बाद पैरिटी होगी, हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी फ़ौज में। आप कह दे कि सेनेट के जो इख्तियारात है वो कौमी असम्बली के बराबर होंगे, यही बड़ा पंजाब रहे। आप देखिए 10-15 साल में MQM तर्ज की पंजाब से पंजाबी नेशनलिज्म की तहरीकें उठना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने उनकी प्रिविलेजेस कम कर दी, और जब प्रिविलेज कम करेंगे उधर भी फिर ये नारा जो है वो आसान हो जाएगा। इज़ दैट हाउ यू वुड एक्सप्लेन कि जो दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि प्रिविलेज क्लास की एक परसीव्ड विक्टिमहुड को बनाकर एक मेजॉरिटेरियनिज्म या पॉपुलिज्म, लाइक फॉर इंस्टेंस इंडिया में द ओप्रेस्ड हिंदू इज़ व्हाट मोदी टॉक्स अबाउट कि यार आप लोग मेजॉरिटी में और असल में तो आप ओप्रेस्ड हैं। या अगर डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि एक्चुअली तो वाइट्स ओप्रेस्ड हैं, तो जो आपने पहले एक्सप्लेन किया था उसमें तो ये सॉर्ट ऑफ लगता है कि ये ऑपोजिट ऑफ दैट है जी। बट मे बी दिस इज़ व्हाट वुड एक्सप्लेन दिस। एब्सोल्युटली। देखें, डिस्क्रिमिनेशन या उसके लिए उसका ऑब्जेक्टिवली ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन भी अगर हो, और परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रिविलेज्ड ग्रुप्स में कब आती है या मेजॉरिटीज़ में कब आती है? जब कोई बैलेंसिंग एक्ट हो और उनका प्रिविलेज जो है वो कम हो जाए। तो इंडिया बहुत सारे और कॉन्टेक्स्ट में ये पार्शली से एक्सप्लेन होता है। पाकिस्तान के अंदर आप मिसाल ले लें, जब ये मुल्क बना 2 प्रिविलेज ग्रुप से, पंजाबीज़ और उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग 70s में जो चीज़ें हुई उससे बैलेंसिंग एक्ट हुआ और उसने एक मुहाजिर नेशनलिज्म को जन्म दिया। वो मुहाजिर नेशनलिज्म का जो बुनियाद है वो इस चीज़ में कम है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई। लैंग्वेज तो यही है, लेकिन उसको अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, वो बेसिकली जो प्रिविलेज स्टेटस था इन द 50s एंड 60s, जो अनड्यू प्रिविलेज था, वो कम हुआ। सो वो जो परसीव्ड लॉस ऑफ प्रिविलेज है उसने उस कौमपरस्त तहरीक को जो है वो जन्म दिया। एंड दैट्स हाउ ऑल एकेडमिक्स डिस्क्राइब इट कि MQM की जो बर्थ या मुहाजिर नेशनलिज्म की जो बर्थ है वो प्रिविलेज स्टेटस थोड़ा कम होने से, वो नंबर से भी आपको नज़र आ जाएगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी में आप अपनी एक्चुअल परसेंटेज से 5 टाइम्स 7 टाइम्स ज़्यादा हैं और फिर आप कुछ सालों में 3 टाइम्स ज़्यादा हो गए होने को, अभी भी आप ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, बट क्योंकि पहले आप 7x थे अब 3x हो गए तो जी ज़्यादती हो गई। कोटा सिस्टम आ गया, ये कैसे आपने रिड्रेसल्स कैसे किए, या अब क्या मतलब सिंध में सिंधी और उर्दू का इक्वल स्टेटस होगा। अब तो जाके हम कराची यूनिवर्सिटी भी जला देंगे। कराची यूनिवर्सिटी में सिंध डिपार्टमेंट जला दिया था प्रोटेस्ट करते हुए, बिकॉज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला था कि सिंधी भी अब एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी सिंधी में। तो ये ज़्यादती नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली लैंग्वेज यूज्ड इज दैट टू क्रिएट अ मूवमेंट अराउंड। इस पे डॉक्टर वसीम साहब और मरियम एस खान का एक बड़ा अच्छा पेपर है, आपके सुनने वालों को अगर किसी को इस पे पढ़ना है, वो बहुत अच्छा उन्होंने एक आर्टिकल इस पे लिखा है। आई थिंक सारा अंसारी का भी इस पे काम है, अगर आपने पढ़ा हो। मैं आपको बता ही रहा था कि मेरा नया चैनल अब यही होगा कि मैं एकेडमिक पेपर्स निकालूंगा
और ये बड़ा अच्छा काम है मेरे ख्याल से। हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कोर्स है, सॉरी टू से, बट वो उसकी जो क्वालिटी का लेवल है बहुत ही पोर है, बल्कि टू बोरो वर्ड्स फ्रॉम माय कराची फ्रेंड कि वो बहुत हल्का है भाई। इतना हल्का डिबेट जो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे होता है, तो आई थिंक उसमें अभी एनएफसी ले लें। मैं रेहाम खान का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो लोगों को एनएफसी समझा रही थी कि किस तरह सिंध जो है वो बड़ी ज़्यादती कर रहा है। मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार खुदा का खौफ करें। अब एनएफसी जैसी पेचीदा चीज़ को अगर रेहाम खान समझाएगी और वो इस तरह से समझाएगी, तो हमने हर कॉम्प्लेक्स फिर थोड़ी तैयारी कर लें, थोड़े पढ़ के फिर बात कर लें, कोई वो मौक़िफ़ ले ले तो फिर भी बात बनती। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल आइडिया। एकेडमिक उसको सलीस उर्दू में आम लोगों को ये बात पहुंचाई जाए। एकेडमिक्स बेचारे तो लिख के पढ़ के बैठ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप जैसे लोग ये गैप फिल कर सकते हैं। मैं तो लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि कुछ लोगों की वीडियोस आ जाएं तो समझ जाओगे कहाँ क्या सोचा जा रहा है। तो ये मैंने भी देखी थी एनएफसी वाली वीडियोस, और मैं इसमें इसी से कनेक्टेड है ये जो एनएफसी बार बार यूज़ किया जा रहा है, या अगर तो कहीं फीलिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट फीलिंग्स होती है, सडनली उसको मेन स्ट्रीम पे कनेक्ट कर दिया जाता है कि देखें ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट चाहती है करना, लेकिन देखें ना वहाँ से उसको कनेक्ट करके ये जो एक वेव बनाई जा रही है, एंड समहाउ सपोर्ट भी है कि अच्छा जी कराची को अगर एक फेडरल टेरिटरी बना देंगे, इफेक्टिवली मुझे तो यही लगता है कि जो कराची प्रोविंस की बात हो रही है आप उसको फेडरल टेरिटरी बनाने के ही मुतरादिफ है, क्योंकि गवादर में यही स्ट्रैटेजी है। तो आपकी क्या राय है कि गवादर और कराची अगर फेडरल टेरिटरी हो जाए तो क्या होगा? जी देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और आजकल चूँकि ये नए सूबों की बहस भी चल रही है, तो मैं कोशिश करूँगा जो एक नुआंस्ड बात है वो करूँ। और पहले तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, नए सूबों का मसला जो है उस पर खुली ट्रांसपेरेंट बहस ज़रूरी है। और पाकिस्तान में यकीनन नए सूबों की गुंजाइश भी है शदीद और ज़रूरत भी है। क्या नए सूबे किस बुनियाद पे बनने चाहिए? मैं बतौर फेडरलिज्म के एक तालिब इल्म के तौर पे दुनिया से जो हम सबक सीख सकते हैं ये बता सकता हूँ कि जहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटी वाले ग्रुप्स, एथनिक, रिलीजियस, सेक्टेरियन, टेरिटोरियली कंसंट्रेटेड हो, यानी वो अपने अपने इलाकों में रह रहे हों और उनकी अपने कुछ किसी हल्के में मेजॉरिटीज़ हो, वहाँ पे एथनिक, ज़बान के और एडमिनिस्ट्रेटिव इनको कंबाइन करके, यानी एथनो लिंग्विस्टिक लाइंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस हिस्टोरिकल, अगर ये तीनों वायबिलिटीज़ बनती है, वहाँ पे बिल्कुल एथनिक लाइंस पे सूबे बनाने चाहिए। सूबे वहाँ पे एथनिक लाइंस पे नहीं बनाने चाहिए जिधर टेरिटोरियल सेग्रीगेशन ना हो, जिधर लोग एथनिक डाइवर्सिटी हो लेकिन मिक्स्ड रह रहे हो। वहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरली अ गुड आइडिया। सो उसूली बात पहली है। अभी जो डिबेट चल रही है, बिफोर गेटिंग इनटू द स्पेसिफिक्स, इसमें पॉलिटिकली या फिलोसॉफिकली या एकेडमिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स व्हिच क्रिएट अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, फॉर इंस्टेंस इवन हिंदुस्तान की जो आइडेंटिटी है, जब सेंसस आया तो एक हिंदू मेजॉरिटी करने के लिए एक हिंदू आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया, जो पहले शायद अगर आप ब्राह्मण हैं या आप दलित हैं या आप जैन हैं, you would call yourself that. Obviously there was a sense of what Hinduism is, but your religion was your practice, was your rituals. बट वो एक इंसिस्ट किया गया कि एक हिंदू आइडेंटिटी होती है, एक प्राइमेसी होती है, और फिर हम मेजॉरिटी हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में देखें, सराइकी आइडेंटिटी है, जो पंजाबी नेशनलिस्ट हैं वो बोलते हैं सराइकी आइडेंटिटी कोई चीज़ ही नहीं है, सराइकी लैंग्वेज कोई चीज़ ही नहीं है, हमारा डायलेक्ट है। तो इसको फिर हम कैसे देखें कि जो आप टेरिटोरियल या जो आप आइडेंटिटी की होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं, समटाइम्स वेदर दैट आइडेंटिटी इज़ होमोजेनस और वेदर दैट आइडेंटिटी इज़ नॉट also becomes a political question as opposed to a biological ethnic question. जी देखें, पहले तो ये सारे political questions है, there is no biological और ethnic question here, और उस political questions के political solutions है।
पॉलिटिकल क्वेश्चन क्या है कि अगर टेरिटोरियली कंसंट्रेटेड ग्रुप्स है और उनकी अपनी हिस्टोरिकल ओनरशिप है, वहाँ पे आप एथनो लिंग्विस्टिक लाइंस पे सूबे बना सकते हैं। आपने इंडिया की बड़ी अच्छी मिसाल दी। इंडिया में ये इशू बना ना, हिंदू नॉर्थ और उसकी जो मेजॉरिटेरियन आइडेंट, तो 50-60s में क्या हुआ इंडिया में, सीरीज ऑफ सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स, आइडेंटिटी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मूवमेंट्स चली, और इंडिया ने उसका क्या हाल निकाला। इंडिया ने सूबों को लिंग्विस्टिक लाइंस पर ही ऑर्गेनाइज किया। इंडिया ने मान लिया उनके मुतालबे कि आपको जिधर टेरिटोरियली कंसंट्रेटेड ग्रुप्स थे उनको उनकी आइडेंटिटी, एथनिक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के नाम पे सूबे बना के दिए। और बहुत ज़्यादा एकेडमिक एविडेंस है कि उस वजह से इंडिया में नेशनल हार्मनी तगड़ी हुई है, और जिधर ये आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स को पेसिफाई किया गया थ्रू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल बाउंड्रीज, वहाँ पे वो मूवमेंट्स या कमज़ोर हो गई या ख़त्म हो गई कि आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। सो एग्जैक्टली पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ जिस तरह सराइकी है, टेरिटोरियली कंसंट्रेटेड है, उनकी अलग ज़बान, अलग एक पहचान है, बिल्कुल उधर जस्टिफिकेशन है उनके अलग सूबे का, और वो कोई आके उस ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं करके बैठे हैं, वो वहाँ पे सदियों से रह रहे हैं। तो इस बुनियाद पे पाकिस्तान में न्यू प्रोविंसेस के डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए, उसके लिए स्पेस है। अलबत्ता अब जो डिबेट है, बट इवन ऑन दैट डोंट यू थिंक दैट क्वेश्चन इज आल्सो नॉट फिक्स्ड इन टाइम, कि लेट्स से अगर अभी एक बलोच का नहीं होता, एक बलोच डिमांड होती, बलोचिस्तान का सूबा बनता है, फिर ब्रावी जो है वो कहते नहीं हम तो अलग हैं, हम तो एक्चुअली अलग हैं, हमारा एरिया अलग है। अब उधर भी डिबेट रहती है कि बलोच कहते हैं वो हैं, सिंधी कहते हैं वो हैं। अब लसबेला जो है वहाँ पर यही डिबेट रहती है कि नहीं एक्चुअली तो ये इसका डायलेक्ट है, एक्चुअली तो ये इसका डायलेक्ट है। तो कब क्या चीज़ एक इतना ग्रुप बन जाती है कि वो आप कहें कि ये जो सबसेट है, ये सबसेट इज़ इनफ फॉर इट टू बिकम अ प्रोविंस? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, लिंग्विस्टिक लाइंस पे या एथनिक लाइंस पे नए सूबे बनाने, उसके जहाँ बहुत सारे फ़वायद है, उसका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इट कैन बिकम एन एंडलेस थिंग, और उसमें कहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ये उसका एक चैलेंज है। लेकिन उसकी एक मिनिमम वायबिलिटी होनी चाहिए। मसलन बलूचिस्तान का क्वेश्चन है, इसका बड़ा आसान जवाब है। जवाब ये है कि ये कोई ऑब्जेक्टिव मार्कर्स ऑफ आइडेंटिटी के बुनियाद पे नहीं बनने चाहिए, ये बनने चाहिए सब्जेक्टिव मार्कर्स ऑफ। मसलन इन केस ऑफ लसबेला या बरावी बेल्ट, बलोच बेल्ट, वो अपने आप को बलोच समझते हैं, वो अपनी बरावी आइडेंटिटी उनके लिए मुकद्दम नहीं है बलोच आइडेंटिटी पे। इन अ बलोच प्रोविंस जी, इफ दे फील साइडलाइन, जी, इट कुड इजीली बिकम, लेट्स अज्यूम कि अगर ये कि ये फ्यूचर में कोई इस तरह की वो हो सकती है। सो इसको बड़े मशहूर एक एकेडमिक ने लिखा है द माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी प्रॉब्लम, कि एक माइनॉरिटी को आपने टेरिटोरियल वो करके रिकग्नाइज किया, वहाँ पे फिर एक नई माइनॉरिटीज़ बन जाती है। ये एक इशू रहता है। आई थिंक उसके दो हल हैं। एक हल ये कि जिस एक्सटेंट तक उसकी हिस्टोरिकल, ये तीन उसूल है, पैरामीटर्स है, हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लिंग्विस्टिक वायबिलिटी बनती है। मज़ीद नए सूबे अगर उनकी मर्ज़ी, अवाम के वहाँ के नुमाइंदों की मर्ज़ी है, तो वो बनाने चाहिए। लेकिन एक पॉइंट आता है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है। उधर मेरे ख्याल से जिसको हम कहते हैं कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, वो ये कि फिर आप उधर माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दें। मसलन उनकी आइडेंटिटी या लैंग्वेज की प्रोटेक्शन, उसकी आपको आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और ज़मानत देना होगा। वसाइल रिसोर्स की तकसीम में एग्जैक्ट जो मरकज़ के लेवल पे छोटे सूबे आर्ग्यू करते हैं कि मल्टी फैक्टोरल क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको ऐसी सेफगार्ड्स उस यूनिट के अंदर रखनी होगी ताकि एक माइनॉरिटी परपेचुअली अपने आप को इधर माइनॉरिटी ना समझे। तो ये वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस है जिसके तहत आप ये मसाइल हल कर सकते हैं। आई बिलीव दैट मे बी बेटर सोल्यूशन देन द एंडलेस रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब जिस तरह हज़ारा प्रोविंस है, सारा जो आपने क्राइटेरिया बनाया है वो पूरा उतरता है, पर अगर लेट्स से मैं भी बैठा होता हूँ, मतलब बिल्कुल ज़्यादती भी हो रही है, क्लियर आइडेंटिटी मार्कर्स हैं, क्लियर आइडेंटिटी वो है, बट हज़ारा प्रोविंस की इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है? एक हज़ारा प्रोविंशियल असेंबली होने का कोई फ़ायदा है, या हज़ारा हाई कोर्ट होने का कोई फ़ायदा है? मेरा देखें, ये अनपॉपुलर मौक़िफ़ है, लेकिन हम अनपॉपुलर मौक़िफ़ ही अक्सर लेते हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल हज़ारा प्रोविंस की जस्टिफिकेशन बनती है, उनकी शनाख्त अलग है,
और आप छोटे सूबे सिर्फ गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाते, आप आइडेंटिटी रिकग्निशन के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। प्रॉब्लम कोमपरस्त तहरीकों का एक इशू ये कि आप प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट बात जब करते हैं तो आप अपने खिलाफ अपने साथ ज़्यादतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं और मेजॉरिटेरियन फैशिज्म को रेजिस्ट करते हैं। फिर आपको यही जनरॉसिटी जो आपके पास माइनॉरिटीज़ है उनके लिए भी दिखानी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि मसलन मुझे नहीं समझ आती केपी में अगर कोई पश्तून कौम परस्त इसकी मुखालफत करता, मैं समझता हूँ बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है, क्यों नहीं बनना चाहिए, हज़ारा सूबा बनना चाहिए। इन आवर करंट सेटअप वेयर जो टेंशन है वो सेंटर और प्रोविंसेस की है। अगर तो लेट्स से एक हज़ारा प्रोविंस भी होता है, एक खैबर पख्तूनख्वा में हिंद को प्रोविंस भी होता है, आप अगर जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनकी बारगेनिंग पोजीशन अभी जो है विद द सेंटर वो ऑलरेडी वीक हो जाएगी ना। अगर तो ये बन जाएंगे, अगर लेट्स से सिंध अभी अगर रेजिस्ट करता है, कनाल्स को रेजिस्ट करता है, या अगर कहीं पे भी स्टैंड ले लेता है, अगर वो 3 सूबे हुए और जो हमारा सेंटर है उसने एक अपने साइड पे कर लिया, तो जो अभी प्रोविंशियल लाइंस पर डिमांड फॉर राइट्स है या खैबर पख्तूनख्वा की है, वो वीकन नहीं हो जाएगी अगर वो अभी जो इनकी पावर है या स्ट्रेंथ है, नंबर्स हैं, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। अच्छा, पहले तो ये मैं इसीलिए आई थिंक ये क्लैरिफाई करना आपके ऑडियंस के लिए ज़रूरी है कि ये तो मैं अपने ही ओपिनियन दे रहा हूँ। ये जो अभी शोशा छोड़ा जा रहा है नए सूबों की, दैट इज़ डिफरेंट। उधर आप ये करने की बजाय आप उससे नीचे जा रहे हैं। ये जो 3 थ्रेशोल्ड मैंने बताए हैं कि टेरिटोरियल कंसंट्रेशन अगर हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, एथनो लिंग्विस्टिक वायबिलिटी और हिस्टोरिकल ओनरशिप, आप उससे नीचे जा रहे हैं। आप तो जो छोटे सूबे या कौमें हैं उनको मज़ीद तकसीम करने के चक्कर में। तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप लेट्स से सिंध को 3 सूबे बनाएं। जिधर मसलन बलूचिस्तान में 2 सूबे बिल्कुल बनने चाहिए, बन सकते हैं। केपी में अगर बन सकते हैं, पंजाब में 3-4 बनने चाहिए। सो पहले तो मेरे और ये जो अभी चल रहा है इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। इधर तो इरादे ही और है ना कि ग्वादर को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करें, आप कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करें। लेकिन ये कहते हुए अब मैं आपके बात की तरफ आता हूँ। वफाक के साथ जो आपकी बारगेन है वो इन छोटे सूबों से मुतासिर होने की बजाय उसका ज़्यादा ताल्लुक़ है पंजाब के साथ। इस वक्त जो वो बारगेन में इश्यूज़ है या एसिमेट्री है, फेडरल इम्बैलेंस है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब का साइज़ बाकी तीनों से कंबाइंड ज़्यादा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले तो पंजाब में 3-4 सूबे बनाने होंगे, और पंजाब में 3-4 सूबे बना के अगर बाकी जगह जिस तरह केपी या बलूचिस्तान में ऐसी कोई वायबिलिटी है बिल्कुल बना दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं होगी। वायबिलिटी पर हज़ारा सूबे की बिल्कुल वायबिलिटी है, और मैं नहीं समझता हिंदको की अलग उसकी है, क्योंकि हिंदको जो पेशावर वैली का है वो अपने आप को उसने वो ब्रॉडर आइडेंटिटी एज्यूम की हुई है। हज़ारा में एक जनवन तहरीक। ये तो आप कह रहे हैं, मुझे कई लोगों के कमेंट्स आते हैं जब मैं बोलता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ खैबर पख्तूनख्वा नाम रखा। मुझे कई हिंदको लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम नहीं हैं खुश खैबर पख्तूनख्वा के नाम से, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी नहीं इसमें। जी देखें, मैं कोई इंडिविजुअल या उसकी गारंटी तो नहीं ले सकता। मेरे और आपके लिए पैमाना क्या है कि वहाँ से जो सियासी नुमाइंदगी आ रही है, जो एग्रीगेटेड डिमांड है पेशावर वैली की, उसमें क्या हमें ऐसी डिमांड नज़र आती है? नहीं नज़र आती। हज़ारा से हमें एग्रीगेटेड डिमांड में अवामी उसमें ये नज़र आती है। उसमें कुछ लोग ज़रूर मुखालिफ होंगे और मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसका पैमाना अब हम क्या रखें? मेरे और आपकी शख्सी राय की बजाय वो अवामी सतह पे तो पेशावर वैली से हमें ऐसी वो नज़र नहीं आती। वहाँ पे ना ऐसी तहरीक हमें नज़र आती, ना उसकी अवामी डिमांड हज़ारा से हमें नज़र आती है। तो इसमें भी आइडेंटिटी अगर मार्कर हो, जिस तरह हज़ारा प्रोविंस की आप बात कर रहे हैं, वो भी टेरिटोरियली कनेक्टेड तो नहीं है। तो अगर कोयटा में है और खैबर पख्तूनख्वा में है तो वो 2 अलग जगहों पर, डू दे हैव टू बी टेरिटोरियली कनेक्टेड? और हज़ारा प्रोविंस हैज़ एन enclave in Khyber Pakhtunkhwa and an enclave in Balochistan, or those are two separate? नहीं, देखें बलूचिस्तान से तो कोई उसका ताल्लुक नहीं है। क्यों? हज़ारा हैं अच्छे खासे, कोयटा में भी है नहीं, वो कम्युनिटी नहीं, हज़ारा कम्युनिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो तो केपी के हज़ारा जो डिवीज़न है उसकी बात कर रहा हूँ ना, वो हमारे हज़ारा से तो अलग है।
वो जो केपी का हज़ारा सूबे का डिमांड है, वो जो हमने 3 टेस्ट मुतयन किए वो उसको मीट करता है। और आप ले लेट्स से पश्तून, अब पश्तून कराची में भी बड़ी तादाद में, अब ये नहीं हो सकता कि कल कराची में उनके लिए अलग वो बनाया जाए। क्यों? अगर तो कराची लेट्स से बन जाता है क्योंकि province, अगर कल को पश्तून बोलते हैं यार हम दुनिया का सबसे बड़ा पश्तून शहर कराची है और पश्तूनों के ख़िलाफ़ ज़्यादती हो रही है और हमारे एरियाज़ भी अलग हैं, तो ज़रा क्योंकि जो मैंने 3 टेस्ट दिए वो उनको मीट नहीं करता। एक हिस्टोरिकल ओनरशिप ऑफ टेरिटरी, दूसरा एथनिक सेटलमेंट पैटर्न्स, कि आपकी इधर आबादी कराची में मिक्स्ड रहती है। हाँ, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा ये काम आप कर सकते हैं लोकल बॉडीज़ की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लेवल पे। अगर लोकल बॉडीज़ की आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनानी है, चूंकि गेटोज़ बनी हुई हैं, डेमोग्राफिक सेग्रीगेशन स्मॉलर स्केल पे है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप लोकल बॉडीज़ जहाँ पे ऐसी बन सकती है कि आप एथनिक माइनॉरिटीज़ उसकी बाउंड्रीज़ ऐसी बनाएं कि उनको मेजॉरिटी मिले और ताकि उनका बंदा आ सके। लेकिन जब आप नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे कराची में, इट्स काउंटर प्रोडक्टिव कि आप उसको एथनिक लाइंस पे बनाएं, क्योंकि इतनी मिक्स आबादी रहती है, कोई ना कोई माइनॉरिटी या वो रहेगा। तो उधर फिर आपने सिस्टम को ये इंसेंटिव देना है कि वो माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखें और मेजॉरिटी वहाँ पे सब लोगों का ख्याल रखें, जिसका मतलब वहाँ पे बाउंड्रीज ऐसी बननी चाहिए। सो ये कोई हार्ड एंड फिक्स्ड वो नहीं है। जो टेस्ट है वो कराची उसको मीट नहीं करता, लेकिन हज़ारा सूबा उसको मीट करता है। पश्तून और बलोचिस्तान इस टेस्ट को मीट करते हैं, सराइकीज़ इस टेस्ट को मीट करते हैं। इसमें वो फिर रिलीजन भी तो आ सकता है। अगर तो लेट्स से कराची बनता है, अभी तो हम एथनिसिटी आर्ग्यू कर रहे हैं, बट अगर सेक्टेरियनिज्म बढ़ता है और एक शिया कम्युनिटी जो है बोलती है भाई हमारे राइट्स तो बिल्कुल भी नहीं प्रोटेक्ट हो रहे, ज़रा हमें तो कुछ बना कर देना हमारे रिलीजियस फ्रीडम्स के लिए, तो बिल्कुल अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर तो सही बात होगी। अगर टेरिटोरियली कंसंट्रेटेड है, वो टेस्ट्स याद रखें। अंचोली को बना दें। नहीं, अंचोली नहीं अंचोली वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी से नीचे चला जाएगा, तीसरे टेस्ट को मीट नहीं करेगा। अगर लेट्स से पाकिस्तान में ऐसा हो कि कोई डिवीज़न है जिसमें 8-9 ज़िले हैं और वहाँ पे 90-80% शिया मेजॉरिटी है, रोड़ी, और वो कहें कि और वो डिमांड करें उनकी वहाँ पे जो आइडेंटिटी में शिया आइडेंटिटी ऊपर हो उनके एथनो लिंग्विस्टिक या किसी आइडेंटिटी से, वो डिमांड करें और ये तीनों टेस्ट मीट हो रहे हो, बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है इसमें। रोड़ी अगर आपने देखा हो तो प्रॉब्ली सारी चीज़ें मीट होती हैं। नहीं, वो पे एक डिस्ट्रिक्ट बन गया ना, एक डिस्ट्रिक्ट को अलग सूबा तो नहीं बनाया जा सकता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी मीट नहीं कर रहा। बाकी मुझे वहाँ की रियलिटीज़ का पता भी नहीं, लेकिन अगर मैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड भी कह दूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव, सो इट्स हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन, जो मैं कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल, एथनो लिंग्विस्टिक प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेटलमेंट पैटर्न। हाउ फार पैटर्न्स। वुड यू गो बैक इन हिस्टोरिक? बिकॉज जो पंजाबी नेशनलिस्ट का ग्राइप है वो ये है कि आपने, कुछ पंजाबी नेशनलिस्ट जो हैं वो तो सराय की आइडेंटिटी मानते ही नहीं है ना, वो तो कहते हैं कि आपने सिंध बलोचिस्तान अरब सेटलर्स सेटल किए यहाँ पर पंजाब को अलग करने के लिए, तो ये तो सेटलर्स हैं, ये तो इनको आप सेटलर्स को कैसे लैंड दे सकते हैं? हाँ, देखें, जितना आप माजी में ज़्यादा पीछे जाएंगे ये डिबेट शायद कहीं नहीं जाएगी। आई थिंक उसका हिस्ट्री का आज के साथ कनेक्ट करके रीडिंग हमें करनी होगी कि क्या हिस्टोरिकली ये इस सरज़मीन पे आबाद रहे हैं, क्या आज इनकी कल्चरल आइडेंटिटी अलग से इंटैक्ट है, क्या आज उस इलाके के लोगों में सब्जेक्टिव उनका, क्योंकि आइडेंटिटी एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, उनकी डिमांड ऐसी है, वो ये चाहते हैं, वो ये समझते हैं, तो हमने हिस्ट्री को आज की रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है। अदरवाइज़ तो फिर कोई भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप 3000 साल पहले चले जाएं तो फिर तो इस मुल्क का वजूद क्वेश्चन हो सकता है, आप 1000 साल पहले चले जाएं फिर तो पूरे रिलीजन का वजूद चैलेंज हो सकता है। तो वो तो मेरे ख्याल से जिन्होंने नहीं करना होता ना, ये तो वो क्या ना करने वाली बात है। हमने थोड़ा टच अपॉन किया है, बट इसको थोड़ा एक्सपैंड भी करने की ज़रूरत है कि जो अभी डिस्कशन हो रहा है नए सूबों का, उसमें बदयांती क्या है? उसमें देखें 2-3 बदयांतें हैं। एक कि आप जो इसके पीछे पर्पज़ है वो अपेरेंट ये कि गवर्नेंस को ठीक करेंगे, और रियल या हिडन मोटिव्स ये लगते हैं कि बेसिकली जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है वो आपने मज़ीद उसको तकसीम करना है, छोटे लेवल पे लेके जाना है,
ताकि मरकज़ में जो इस वक्त एक अथॉरिटेरियन निज़ाम चल रहा है उसके ख़िलाफ़ कोई तगड़ी सियासी उसके इम्कानात ना बने, और आपका जो मिनरल्स माइंस और जो के हवाले से जो इरादे हैं एक्सट्रैक्शन के, उसमें मरकज़ जो रीसेंट्रलाइज करना चाहता है, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहता है, NFC को रोल बैक करना चाहता है, उसको बेसिकली इनेबल करना है। और वो इनेबल तब होगा कि जब सिंध वाले वफाक से इन इशू पे लड़ने की बजाय आपस में लड़ेंगे, पंजाब वाले वफाक से इन इशूज़ पे लड़ने की बजाय आपस में लड़ेंगे, तो फिर वफाक के लिए ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग इनके इरादे हैं अभी 28वीं तरमीम, तो वो आसान हो जाएगा। ये कराची में मुझे बहुत बुरा भला कहा जाता है कुछ लोग, क्योंकि मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो किया जा रहा है वो कराची के लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं किया जा रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए नहीं किया जा रहा। इट्स ग्रैबिंग रिसोर्सेज पे काबिज़ होने का एक तरीका है। अगर शिकायत ये है शुरू से कि जी जो सेंटर है उसके पास पैसे कम मिल जाते हैं, प्रोविंस से सारे पैसे खा जाते हैं, देयर नैरेटिव, तो वो और प्रोविंसेस बना के और पैसा क्यों डिवॉल्व करेंगे? तो आइडिया इज़ कि वो पैसे खुद ज़्यादा लें। मैं इस बात पे थोड़ा, ये चूँकि 28वीं तरमीम से भी रिलेटेड है, ये पैसों वाली बात, इसको थोड़ा मेरे ख्याल से अगर आप इजाज़त दें प्रॉब्लमेटाइज़ करना चाहिए। 7th NFC अवार्ड के ख़िलाफ़ 2-3 दलाइल हैं। एक दलील ये कि जी सूबों ने अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, और चूँकि इंसेंटिव नहीं है, सब 90% तो उनका रेवेन्यू वफाक से आता है। दूसरा आर्गूमेंट ये कि बहुत ज़्यादा पैसे सूबों को जा रहा है जिसकी वजह से वफाक के पास फिस्कल स्पेस नहीं है। तीसरा कि सूबे जो है ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं। आई डू थिंक पहले वाले में थोड़ा बहुत मेरिट है वैसे, बट चले। अब मैं पहले वाले की तरफ आता हूँ। पहले वाले में मेरिट ये है कि ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन ये 100% इतनी ही वफाक पे भी अप्लाई होती है। आपने 7th NFC अवार्ड में टैक्स टू GDP रेशो का टारगेट रखा था कि वफाक लेवल पे इस तक ले जाएंगे, सूबे इस तक, तो ना वफाक ने अपना टारगेट अचीव किया, ना सूबों ने किया। सूबों में से कुछ ने शुरू में बड़ी प्रोग्रेस दिखाई चूंकि लोअर बेस से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन लेट्स एडमिट इट कि दोनों ने नहीं किया है अपना काम। बट लोकल टैक्सेस इन्फोर्स भी नहीं करती। अगर तो लेट्स से मुर्तज़ा वहाब आके बोलते हैं कि पार्किंग फ्री होगी पूरे कराची में, लोग खुश हो जाते हैं। बट अगर तो सिंध को पैसे खुद जनरेट करने पड़ते तो मे बी दे वुड हैव इंसेंटिवाइज के पार्किंग फीस बेटा कलेक्ट करो ताकि वो पैसे आए। लोकल, मुझे लगता है कि लोकल टैक्सेशन होनी चाहिए। ओ एब्सोल्युटली होनी चाहिए, मैं कोई उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ आर्ग्यू ये कर रहा हूँ कि उसकी बुनियाद पे 7th NFC अवार्ड के खिलाफ जो आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। सो पहला तो टैक्स वाले पे एज आई एम सेइंग परफॉर्मेंस दोनों की बहुत बुरी है, ना वफाक ने अपना कोई टारगेट अचीव किया ना सूबों ने किया, सो इसलिए यहाँ पे तो बराबर है। अब दूसरे दलील की तरफ आते हैं कि जी वफाक के पास फिस्कल स्पेस नहीं है। ये इस बात को मैं ज़रा प्रॉब्लमेटाइज करना चाह रहा हूँ। आप देखें डिविजिबल पूल में से आप 100 में से 60 रुपये सूबों को देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रेवेन्यू है, आपको पता है वफाक का शेयर क्या बनता है? जो टोटल फेडरल रेवेन्यू उसमें से कोई 60 रुपये वफाक के पास जाते हैं, 40 रुपये सूबों के पास आते हैं। अब आप वो डिविजिबल पूल से पेट्रोलियम लेवी, इलेक्ट्रिसिटी का जो वो सरचा, ये सब डिविजिबल पूल में होता ही नहीं है। आपने ये पहले नहीं था, ये आपने 18वीं तरमीम के बाद जुगाड़ लगाया। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जुगाड़ कहते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म को आप 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सके, तो आपने जुगाड़ क्या लगाया? डिविजिबल पूल में एक बड़ा सोर्स था सेल्स टैक्स। आपने पेट्रोलियम लेवी लगा के उसकी रेट प्रोग्रेसिवली बढ़ाना शुरू की और सेल्स टैक्स को जीरो पे ले आए। चोरी कर रहे हैं आप, बेसिकली डिविजिबल पूल से चोरी कर रहे हैं। नदीम उल हक साहब ने बड़ा अच्छा अभी एक उस पर वो शेयर किया, डॉक्टर नदीम उल हक साहब ने, पुराने पाइड के जो वाइस चांसलर साहब है, और उन्होंने यही सारा डेटा निकाला कि किस तरह एक्चुअल वफाक के पास 100 में से 60 रुपये जाते हैं। सो पहली बात तो ये फिस्कल स्पेस की जो बात है कि कॉन्स्टेंट है, उसमें ये वाले एलिमेंट शामिल करने चाहिए। दूसरी बात कि भाई सूबों के पास जो पैसे आते हैं सोशल सेक्टर्स पे उन्होंने ये खर्च करने हैं। आपकी इस वक्त आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद एट सम पॉइंट हम पहली दफ़ा पहुँचे कि हम तकरीबन 2% के करीब जो हमारे GDP है वो एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। ग्लोबल बेंचमार्क हमारे जैसे ममालिक के लिए 4% ऑफ योर GDP, हम अभी आधे पे नहीं पहुँचे। पिछले 4-5 साल में IMF और इन फिस्कल कॉन्स्टेंट्स की वजह से वो 1.7% पे आ चुका है। तो आप जब ये करेंगे तो एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि ये हेल्थ और एजुकेशन के पैसे जाने हैं। दूसरा
मरकज़ में ज़्यादा पैसे लगाने का मतलब अब तो वफाक की अपनी रिपोर्ट से लेके वो जाती है सब्सिडीज़ पे, वो जाती है डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पे। डिफेंस नॉन प्रोडक्टिव है, सब्सिडीज़ इलीट को फेवर करती है। अच्छा, तीसरा फिर यह आर्गूमेंट देते हैं कि सूबे जिस तरह से पैसे खर्च करते हैं उनमें इनएफिशिएंसीज है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा सवाल ये है, IMF की रिपोर्ट पढ़ लें अभी जो आई है। एग्जैक्टली तो आप कौन से एफिशिएंट तरीके से पैसे खर्च कर रहे हैं? आप अपना फेडरल एक्सपेंडिचर्स उठाएं सब्सिडी से लेके PSDP, सिर्फ फ़र्क इतना है आप वफाक में पेट्रोनेज पार्टी के प्लेटफॉर्म से देते हैं, यहाँ पे जिधर पार्टी के सिंध में भी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जाता है, जहाँ पे पार्टीज वीक है वहाँ पे शख्सी, बलोचिस्तान में शख्सी प्लेटफॉर्म से वही पेट्रोनेज जाती है। तो ये जो आर्गूमेंट है कि आप बेहतर कर लेंगे, आपसे तो भाई इस्लामाबाद क्या शहर है, कराची का एक टाउन, एक छोटा सा वो से बड़ा है। इस्लामाबाद में हेल्थ और तालीम के निज़ाम में तो आपको इनकलाब ला नहीं सकें। अब इसका हल क्या है? बड़ा आसान हल मौजूद है कि अगर फिर भी आपको ये एतराज़ है ये रेवेन्यू वाले पे और इस पे, तो आप यूँ करें, आप उसको रिवर्स करने की बजाय आप जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है उसमें कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर रखें। वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर में आउटकम्स, सोशल आउटकम्स इंप्रूव होने चाहिए, इसके भी इंडिकेटर रखें, और रेवेन्यू जनरेशन के भी इंडिकेटर रखें। उससे यही मसला आपका हल होगा। मैं इंडिया के मिसाल देना चाहता हूँ। अब इंडिया ने क्या कमाल अपना निज़ाम बनाया हुआ है। ये अभी डॉन ने, मीडिया ग्रुप ने एक समिट कराया, आबादी कंट्रोल करे, आबादी कंट्रोल करे। अच्छा, ये डोनर्स भी इसमें शामिल है। एक तो ये समझते नहीं, दूसरी बदयांती करते हैं। ओ भाई, क्यों कम करे आबादी? पॉपुलेशन इज द सिंगल बिगेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स एंड पॉलिटिकल पावर इन दिस कंट्री। ताकत और वसाइल आप सिंगल हैंडेडली पॉपुलेशन की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। तो किसी छोटे सूबे को क्या इंसेंटिव है कि आबादी कम करे? क्यों कम करेगा भाई? वो बढ़ाएगा। हमारे सेंसस के नंबर इन्फ्लेटेड होते हैं, वो इसलिए होते हैं छोटे सूबों को इंसेंटिव आप दे रहे हैं। तो आप इसको ठीक करने की बजाय, अच्छा अभी 50 साल माशाल्लाह, आपको पता है ना, हम दुनिया का वाहिद फेडरेशन है, 30 के करीब फेडरेशंस है, जिसने माशाल्लाह 50 साल सिर्फ और सिर्फ आबादी की बुनियाद पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड। 50 साल इंटरेस्टिंगली इसलिए है क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो हम आर्ग्यू करते थे नहीं पॉपुलेशन की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। फिर 71 हो गया, उसके बाद हमने अब सिर्फ आबादी की बुनियाद पर, अब सिर्फ आबादी की बुनियाद। और आज देखें, आज इन फेडरल ममालिक में किसी में भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आबादी का एवरेज शेयर पता है क्या? 25 से 50% के दरमियान। इंडिया ले लें, इंडिया ने 2 बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं और हमें एग्जैक्ट वही उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने आबादी का शेयर जो है वो एक तो 15% पे रोक दिया, फिर कि सेंसस के नंबर्स लोग फज ना करें, उन्होंने लॉक कर दिया था पहले 1981 के सेंसस पे कि सेंसस के नंबर वही चलेंगे। ये जो हर दफ़ा ना मरदमशुमारी पे इधर लड़ाई होती है, वो इसलिए होती है। अब जो उन्होंने NFC अवार्ड, अपना जो फाइनेंस कमीशन अवार्ड पास किया, उन्होंने 2011 के सेंसस को लॉक किया, जिसका मतलब 2021 में अगर सेंसस होता है तो ये इंसेंटिव किसी को नहीं है कि अपने नंबर्स फच करें। 2031 में अगर सेंसस होता है वो ये इंसेंटिव नहीं। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉपुलेशन प्लानिंग के 12% वेटेज दे दिए कि जो आबादी कम करेगा उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप ये निज़ाम बेहतर कर सकते हैं, बजाय कि आप रिसोर्स प्लंडर की नीयत है आपकी, और आप 18वीं तरमीम की जो एक ही क्या कहते हैं जो बैकबोन था, वो 7th NFC अवार्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी, उसको भी आप हटा के बेसिकली वसाइल जो है वो लूटमार की नीयत से और उसको नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में ले जाना चाह रहे हैं। तो जो ये रेवेन्यू वाले ये कंसर्न्स है, उनके ये हल मौजूद है, उस पे जाएं। आप आबादी का शेयर कम करें, आप परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ इंडिकेटर्स लें। यही मसाइल जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बिल्कुल इनका ये बेहतर हल निकल सकता है। आपने जो खुद कमेटियाँ बनाई थी कि हम एक्सपेंडिचर कम करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कैसर बंगाली थे एक में, उन्होंने बोला कुछ नहीं किया तो मैं क्यों ना बैठ के इनके साथ, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अभी भी फेडरल मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। एग्जैक्टली, वो तो बंद कर दो, वो तो बंद कर दें, बट नहीं, वो भी नहीं बंद करना, पर शिकायत करनी है। अब उसकी खातिर रिसेंट्रलाइज करना है कि उनकी वजूद जस्टिफाई हो सके। अब ये भी तो कह रहे हैं, हाँ ये भी अजीब बात है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम फेडरल जो सेंटर है उसके पास पैसे नहीं रहते, दूसरी तरफ कह रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन सेंटर को दे दो। भाई जब आपके पास पैसे हैं ही नहीं तो क्यों और मिनिस्ट्रीज लेनी है?
नहीं, वो चूंकि वजूद जस्टिफाई करना है कि वो जो बड़ी हैवी मिनिस्ट्रीज बनाई हुई है उनका वजूद जस्टिफाई करना है, बस ताकि वो गाड़ियाँ और हाँ, ऑफिसेज जो हैं वो उनके चलती वजूद रहे। के लिए जी सब कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो सर कुछ आपको नज़र आ रहा है चीज़ें बेहतर होंगी या ऐसे ही हाल चलेगा हमारा? नहीं, बेहतरी के तो कोई मुस्तकबिल करीब में आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं बड़ी मैसिव एक अथॉरिटेरियन बैक स्लाइडिंग हो रही है। हम पीछे जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ जो हैं हालात ख़तरनाक होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में कोई ऐसी, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ज़्यादा कोई खुशबीनी वाली या कोई उम्मीद वाली ज़्यादा बातें नहीं हैं। सर लोगों के सवाल हैं, वाई पख्तून स्टूडेंट्स स्टिल सपोर्टिंग नेशनलिस्ट पार्टीज while they are failed in achieving the national interest in Pakistan through parliamentary politics? बड़ा ख़तरनाक सवाल है ये। पश्तूनों का एक चैलेंज ये कि पश्तून इंटरनली बड़े डिवाइडेड है और उसकी वजह जो है अगेन वो पॉलिसी डिज़ाइन या फेडरल डिज़ाइन है कि आपने 1901 से लेके अभी तक 124 साल पेशावर वैली और नीचे इलाकों को अलग सूबा रखा। फाटा को आपने 200 साल एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तहत रखा और बलूचिस्तान के पश्तून जो है उनको आपने कॉलोनियल पीरियड से बलूचिस्तान का पार्ट रखा। जो बलूचिस्तान के पश्तूनों को या आम पश्तून नौजवान को बात समझनी होगी वो ये कि क्योंकि ये 3 अलग टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अलग है, इनके मसाइल कुछ मुश्तरका हैं लेकिन बाकी बड़े यूनिक अलग अलग मसाइल हैं, जिसकी वजह से इनमें इत्तेफाक व इत्तेहाद लाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए वो नहीं हो सकता कि ये 3 अलग अलग 100 साल तक अलग रहे। तो ये जो पश्तून कौमपरस्त की ख्वाहिशात है या बड़े पश्तून नौजवानों की है वो मायूस होते, उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि वो चाहते हैं कि एक पार्टी हो जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन इतनी तकसीम के बाद उसकी कोई फ़िज़िबिलिटी मारूज़ी हालात के मुताबिक नहीं है। दूसरी बात ये मेरे ख़्याल से जो फाटा और बलूचिस्तान में ये नैरेटिव फैल रहा है वो ये है कि वहाँ पे भी अब पार्लिमानी सियासत से मायूसी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। और ये जो नौजवान ने सवाल किया, मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। अभी मैं कोयटा, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ पे 27वीं तरमीम पे हमने बात की। मुझसे सवालात जो हुए उसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा था कि पश्तून भी क्या अब, क्योंकि रियासत, आर्गूमेंट ये था कि रियासत सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है और इन्हीं को रिस्पॉन्ड करता है, और पश्तून चूँकि इस तरफ नहीं जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे भी अब लोगों को गैर पार्लिमानी या पोटेंशली वायलेंट ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। मैं परेशान हो गया, मैं डर गया, क्योंकि ये सवाल रिवायती तौर पर बलोच स्टूडेंट्स करते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि फाटा और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, पीटीएम ने जो जेन्युइन डिमांड्स रखी उस वक्त उनको पूरा करने की बजाय अभी जो तालिबानाइजेशन की वेव है, रोज़गार के हालात है, कि खुदा न खास्ता जो सेंटिमेंट्स आपको बलोच बेल्ट में नज़र आते हैं, आज ये इस सवाल से वो एग्जैक्ट, मैं यूनिवर्सिटी में डर के निकला वहाँ से कि मैं परेशान हो गया कि ये क्या चल रहा है। और तो ये वही हालात चल रहे हैं और मेरे ख़्याल से ये रियासत के लिए एक परेशान कुन बात है। Would merging Baloch districts of Punjab, aka Dera Ghazi Khan division plus Bakkar district, which have a population of 12 million, solve the issue of seats for Balochistan while transferring Pakhtun areas to Khyber Pakhtunkhwa? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ ये इस तरह की जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाले हैं, मैं समझता हूँ ये कौमपरस्तों के ख्वाहिशात तो हो सकते हैं, इससे ये मसाइल हल नहीं होंगे। टीजी खान वाले पहले तो इधर मर्ज नहीं होना चाहेंगे, तो आप उनको उनकी मर्ज़ी के बग़ैर इधर ज़बरदस्ती मर्ज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मेरे ख़्याल से ये जो इस थिंकिंग के पीछे अजम्पशन ये है कि एथनिक आइडेंटिटी बायोलॉजिकल है, वो रियलाइज, और यही बात फिर तो सिंध के बलोचों पे भी की जा सकती है। जो समझने वाली बात है कि ये एथनिक आइडेंटिटी कोई बायोलॉजिकल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टेड है, ये सियासी और ढांचों और स्ट्रक्चर्स के साथ चेंज होती है। तो बजाय अब जो इस ढांचे से निकल गए हैं, जिन्होंने नई आइडेंटिटीज़ अज्यूम कर ली हैं, या उनको दोबारा ज़बरदस्ती अपने साथ नती करने के, जो है
उस पे फोकस करें, और वो ये कि क्या बलूचिस्तान के बलूचों को एक अलग सूबा में उनका बनना चाहिए या पश्तूनों का बिल्कुल बनना चाहिए। जो उनकी सीट्स का मसला है, आबादी की बुनियाद पे बलूच का मसला आप कभी हल कर ही नहीं सकते। वो 6% है, आप 8 कर देंगे, आप 10% कर देंगे, उससे मसला हल नहीं होगा। उसका हल वही है जो हम पहले डिस्कस करते रहे, जो सेनेट के इख्तियारात है वो कौमी असम्बली के बराबर कर दे। आपको इस तरह की किसी हरकत के बगैर बलूचिस्तान का जो वफाक में लोअर शेयर है वो मसला एड्रेस हो जाएगा। रफ़ी भाई से सिर्फ ये इल्तिजा है कि दुरुस्त तारीख मालूम करने के लिए किताबें बताएं, ख़ास कर बलूचिस्तान के हवाले से। ये तो बलूचिस्तान की मैं कोई दावा नहीं करता कि कोई दुरुस्त वो है, लेकिन अगर अच्छी एकेडमिक किताबें पढ़नी है बलूचिस्तान पे, कुछ किताबें हैं बलूचिस्तान पे, वैसे बड़ा कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन उनमें से अक्सर जो है मैं उसको कहता हूँ कि वो बड़ी सतही किताबें हैं, या एक नैरेटिव या दूसरे नैरेटिव के फिर कसीदे हैं। एकेडमिक काम 2-3 हैं। एक शोल्स, पूरे नाम मुझे नहीं आते, मेरा ये एक मसला है। शोल्स ने एक किताब लिखी है 1870s में, नोमैडिज्म इन बलूचिस्तान के नाम से, जर्मन स्कॉलर है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन बलूचिस्तान, और ख़ास तौर पर कलोनियल बलूचिस्तान, पोस्ट कलोनियल पहले 3 डेकेड्स को जिसने समझना है वो ये ज़रूर पढ़े। फिर एक ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिकल काम जो है वो नीना स्विडलर की किताब है, रिमोटली कलोनियल, वो अच्छी एकेडमिक किताब है। उसके अलावा भी नीना स्विडलर, पॉल टीटस, इन्होंने एकेडमिक काम किया हुआ है। फिर उसके अलावा एकेडमिक काम बलूचिस्तान पे कुछ और किताबें हैं बलूच कोमपरस्तू ने और उन्होंने लिखी है। वो एक आपको वो एकेडमिक कम बट एक हिस्टोरिकल नैरेटिव एम्पिरिकल, उसके लिए कैसर बंगाली की किताब बड़ी अच्छी है, फॉर अंडरस्टैंडिंग जो एम्पिरिकल केस ऑफ बलूचिस्तान ग्रीवेंस है, वो बड़ी अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स, इमर्जिंग स्कॉलर्स हैं जिनका बड़ा अच्छा काम है, सब पब्लिश नहीं हो सका है। मसलन मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर हफीज़ जमाली साहब का बलूचिस्तान पे, ग्वादर पे बहुत अच्छा काम है। उनका थीसिस है अमेरिका में, टेक्सास, और कुछ उन्होंने एक पेपर 2 शायद पब्लिश किए हैं। एक अभी हमारे दोस्त है जहांजेब रिंद साहब, उनकी किताब आ रही है। तो इस तरह के कुछ ये अच्छे एकेडमिक काम है, ये मैं रिकमेंड करूँगा। Ask him about the closure of Chaman and Turkam borders. There are people stuck either side of the border who cannot get back. बताएं सर। जी, हमने बॉर्डर उस पर बात की। मेरे ख़्याल से जो बॉर्डर की बंदिश है उसने एक बड़ा न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म दिया है बल्कि ट्रेड और लाइवलीहुड्स, और मैं हैरान होता हूँ दोनों साइड पे, यार ये अफ़गान साइड पे भी हमारे साइड पे भी, इसमें वो माचो बने होते हैं कि तुम्हारा ये नुकसान, ओ भाई दोनों का नुकसान होगा, उधर का काश्तकार इधर का काश्तकार, उधर का ताजर इधर का ताजर। तो इसमें ये माचो पने से बाहर निकलें। जब तिजारत बंद होती है उस में आम आदमी का रोज़गार मुतासर होता है। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ये चमन बॉर्डर पे इस वक्त, शहजाद आप यकीन करें जो मुझे दुख होता है, ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकाल दिया गया तकरीबन 15 लाख के करीब, और उधर वो बेसरो सामान बेमददगार वो उधर जा रहे हैं ना। अच्छा, ठंड उधर शुरू हो गई है, खेमा तक नहीं है उनके लिए। और जब बॉर्डर इस तरह बंद हो जाता है, बॉर्डर पे रोज़ाना 3 से 4 बच्चे सिर्फ सर्दी की वजह से मरते हैं। कौन? अफ़गान रेफ्यूजीज़। तो इट्स अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ पे इस वक्त है। और मैं समझता हूँ हमने ये अफ़गान मुहाजिर्स को जिस तरह से वो किया है, तालिबान आपने क्रिएट किया और फिर उनको आर्म ट्विस्ट करने के लिए आम लोगों को आप एज ए वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही गैर इंसानी हरकत है। Can civic and ethnic nationalism coexist? If so, how? यार ये अच्छा सवाल है। एथनिक नेशनलिज्म सिविक नेशनलिज्म बन सकती है अगर वो उसकी ओरिएंटेशन प्रोग्रेसिव हो, यानी प्रेजुडिस की बुनियाद पे ना हो। उसमें अगर आप को एग्जिस्टेंस की बात करें, आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज़ है, जो फराखदली या बराबरी आप अपने से मेजॉरिटी से एक्सपेक्ट करते हैं, अपने उनके साथ भी वही करें, तो फिर तो उसकी गुंजाइश होती है। लेकिन ये ख्वाहिशात से नहीं होती, ये मारूजी हालात पे डिपेंड करता है। तो सिविक नेशनलिज्म के इम्कानात उधर ज़्यादा है जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन रहता हो। मसलन कराची एक ऐसा केस है जिधर सिविक नेशनलिज्म की इमर्जेंस के बहुत चांस है, जो कि कराची के इश्यूज़ पे नेशनलिज्म। और सो जिधर मिक्स लोग रहेंगे, कोयटा शहर एक और मिसाल है।
कोयटा शहर भी चूँकि मिक्स्ड है, वहाँ पे सिविक आइडेंटिटीज़ और नेशनलिज्म की शदीद ज़रूरत है। और जो पाकिस्तानी नेशनलिज्म है, क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद भी एक बड़े डाइवर्स उसका है, तो पाकिस्तानी नेशनलिज्म को आप ज़बरदस्ती अगर ठोंसेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल आइडेंटिटीज़, नहीं बनेगी ना। 75 साल में नहीं बना सकें। पाकिस्तानी नेशनलिज्म भी एक सिविक नेशनलिज्म जिसमें आप लोकल आइडेंटिटीज़ को, रीजनल आइडेंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज करें, तो फिर ये दो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस बारे में और जानने के लिए ये किताब पढ़ें। और ये किताब के लिए शुक्रिया। तो आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग इट इंशाल्लाह। आपने जो चीज़ें सिखाई हैं बस वो मैंने लिख नहीं, दी। माई क्वेश्चन इज़ हाउ टू सपोर्ट द बलोच मूवमेंट एज अ सराइकी फ्रॉम पंजाब। आई नो BLA इज सेलिंग आवर सराइकी लेबर एज अ सराइकी, हाउ टू सपोर्ट। भाई जो मार रहे हैं वो तो टेररिस्ट हैं, उनको ना सपोर्ट करें, बट जो राइट्स बेचारे चाह रहे हैं वो तो सपोर्ट करें। जी, मेरे ख़्याल से ये दो ही इस तरह के उसमें ऑप्शंस है। नंबर 1, और ये जिधर भी बाकी लोग भी रहते हैं, जो किसी भी प्रिविलेज पोजीशन में है, सो पहला इंपॉर्टेंट ये कि अपने प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज करना है। दूसरा, आप अपनी कैपेसिटी में, इवन अगर वो कैपेसिटी ये कि आप आवाज़ उठाएं उनके लिए, जिधर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, आप अपनी कैपेसिटी में आवाज़ उठाएं और अपना हिस्सा डालें। दैट्स इट। बाकी आम पंजाबी हो, आम सराइकी हो, आम पश्तून हो, आम बलोच हो, ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है वो कोई उनसे पूछ के ये काम थोड़ी ना होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू बेयर द ब्रंट। तो उसमें मेरे ख़्याल से जो प्रिविलेज साइड पे है उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो टची ना हो। अगर किसी ने बात कर दी, अपने प्रिविलेज का एहसास करें और बी एम्पैथेटिक, और अगर अपने बस में कहीं पे सपोर्ट कर सकते हैं कर लें। और दूसरी साइड से भी जो सो कॉल्ड डिप्राइव्ड या जिनके विक्टिमहुड के नैरेटिव्स है, कि वो आम आदमी पे अपना गुस्सा या अपना प्रेजुडिस उनको नहीं निकालना चाहिए। What are the factors impacting nationalist parties in Balochistan? There is no opposition in the Balochistan Assembly. What is behind this? Why aren't the nationalist parties considering the Nasirabad division? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, बलूचिस्तान में वाकई इस वक्त ये जो मैंने आपको इतने मायूसकुन हालात बताए, यू वुड एक्सपेक्ट कि अपोजिशन के लिए तो ये एक परफेक्ट ग्राउंड है जिस पे वो अपनी सियासत चमका है, लेकिन नहीं, अपोजिशन खामोश है। दो वजूहत है इसकी। एक तो बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के ताकत इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने किसी के लिए स्पेस नहीं छोड़ी। किसी भी जेन्युइन रिलेटिवली पॉपुलर सियासी, चाहे वो कौमपरस्त हो या नॉन कौमपरस्त हो, यानी मसलन नॉन कौमपरस्तों में नवाब रईसानी या उनकी फैमिली जो है लश्करी रईसानी साहब, ये भी अब रियासत को कबूल नहीं है। तो एक तो ये वजह। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट वजह, ये आपके पॉडकास्ट में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहाँ पे तकरीबन 90 to 95% जो फंड्स है डेवलपमेंट के, वो MPs के दरमियान तकसीम होते हैं। उसकी वजह से बलूचिस्तान में कोई सियासी पार्टी या कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। ट्रेजरी बेंचेस, सब ट्रेजरी बेंचेस में, हिज़्ब इख्तलाफ पे बैठ के भी वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, क्योंकि CM के पास उनकी वफादारी ख़रीदने के लिए MPA फंड्स हैं, और इन सब ने पीछे खर्चे किए होते हैं अपने अपने घर में, या लॉयल उसमें एक ठेकेदार रखा होता है, सारे पैसे वो इसी से कमाते हैं। तो जिसकी वजह से अभी मिनरल बिल पे अपोजिशन ने साथ दिया। जब भी कोई ऐसी लेजिस्लेशन आती है बलूचिस्तान में, अपोजिशन ट्रेजरी बेंच का साथ देती है। अच्छा, अभी ये हालात चल रहे हैं, जो पार्लियामान में अपोजिशन बैठी है वो तो कंप्रोमाइज्ड है ही है बिकॉज ऑफ MPA फंड। कमाल ये, कुछ ऐसी जमात है जो पार्लियामान में इस वक्त नहीं है, बड़ी पॉपुलर जमात हैं, मरकज़ में लड़ भी रही है, लेकिन मौजूदा सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में ज़्यादा कुछ नहीं करें, क्योंकि वो भी MPA फंड ले रहे हैं। तो जिसकी वजह से बलूचिस्तान में इफ़ेक्टिवली इस वक्त सियासी अपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। If all oppressive hierarchical structures are replaced by other oppressive hierarchical structures, from slavery to feudalism to monarchy to capitalism to oligarchy, why are we even trying to fight against these systems? देखें, सवाल ये अच्छा है। मेरे ख़्याल से हम उस पर यही बात कर सकते हैं कि हम उस गिवन कॉन्टेक्स्ट में, मारूजी हालात में, एक ताकतवर और मज़लूम के दरमियान हमने फ़ैसला करना होता है। इस बात की ना हमें गारंटी होती है, ना कोई और दे सकता है कि फ्यूचर में ये जो मज़लूम है ये भी जालिम ना बने। तो हमें, अगर वो फ्यूचर में जालिम बनता है, फिर हमें उन्हीं के ख़िलाफ़ वो बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो ये हमें हर 10 साल में ये मसला आता है, यानी पिछले 12 साल में हम जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत की तहरीक का साथ दिया, आज वो प्लेयर्स चेंज हो गए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कि यार अब किसका साथ दे किसका ना दे। लेकिन मेरे ख़्याल से हमें अपने उसूल पर रहना चाहिए, बाकी प्लेयर्स चेंज होते रहेंगे।
Future of CPEC Sendik after American involvement in Balochistan and also Baloch future in Balochistan. देखिए, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट मैं समझता हूँ इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ इन बलूचिस्तान। ये जो मिनरल एक्सट्रैक्शन में, उसकी वजह दो है। एक तो बलूचिस्तान में जब तक आप मिनिमम लेवल ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं लाते, आप अमन और इस्तेकाम नहीं लाते, तब तक मज़ीद फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाना जो है, उसका मतलब ये कि आप बंदूकों की तादाद बढ़ाएंगे और बंदूकों के साए तले आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और लोकल लोगों को भगाएंगे। प्रॉब्लम उसमें ये कि बंदूकों के साए तले जो है वो कारोबार नहीं हो सकता। दूसरा जो उसका प्रॉब्लम है वो ये, बलूचिस्तान को आप एक और ग्रेट गेम का सेंटर बनाने जा रहे हैं। आपने चाइना को ग्वादर पोर्ट दिया है, ये कहना आसान है लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग है। चाइना के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और लोकल आबादी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो चाइना और ईरान से पहले तो भाई पहले लोकल आबादी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। इस वक्त सियासी गवर्नमेंट वहाँ पे मसनूई है, उसकी ज़ीरो लेजिटिमेसी है। इन हालात में आप ये फ़ॉरेन डील्स करेंगे, मसनूई हुकूमतों से मिनरल बिल पास करवा के फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को लाएंगे, तो उसकी ऑनरशिप नहीं होगी और नतीजा क्या निकलेगा? वायलेंस बढ़ेगी दोनों तरफ से। आपके लिए बड़ा एक सीरियस सवाल है जी। I have a genuine question जी। that often comes up when I discuss Rafiullah Kakar's work with some of my PTI friends. They ask whether you are preparing for a future political role in Balochistan, whether your Gates scholarship or past government assignments means you were launched or supported by certain institutions. अच्छा, ये देखें, ये सवाल का मैं यूँ जवाब दूंगा, मैं अपने उस पर क्या कहूँ, लेकिन मैं ये पहले तो जिन लोगों को जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको जाके देखना चाहिए कि मुझे अपनी उसमें नहीं करे। ऑलरेडी पीटीआई वालों को एक्सक्लूड कर दिया। जवाब आपने बोला जो थोड़े पढ़े लिखे नहीं, आई एम श्योर पीटीआई में भी है पढ़े लिखे लोग। वो ये है कि मुझे तो नहीं मिले आज। नहीं है, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ। तो मुझे ये तीनों स्कॉलरशिप्स मिली है, फुल ब्राइट, रोड्स, गेट्स। तो जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो जाके चेक कर लें कि ये स्कॉलरशिप्स जो हैं, पहले तो ये इंटरनेशनल है, इसमें पाकिस्तानी रियासत का और फिर रोड्स, और वो किसने दिलवाई है? यूके भी तो एक मरासला। तो चलें, फिर अगर ये भी हो तो फिर मुझे इतना क्रेडिट दें कि कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम तो लगा है। वो उसका कोई तुक बनेगा, मकामी उसका कोई तुक क्या बनेगा? मतलब, और जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको कहें, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ, एंड ये मैं वैसे नहीं कह रहा, मेरे साथ ऐसी बातें हुई है, मैं विद इन अ ईयर ताकत के मरकज़ों में सियासी सेनेट और इन जगहों पे बैठा नज़र आ सकता हूँ आपको। सिर्फ मुझे अपनी बात और उस पर कंट्रोल करना है। ये अब सिर्फ पीटीआई वालों से बंदा क्या आर्ग्यू करे, जो खुद तस्लीम करते हैं कि हम लॉन्च हुए थे, वो छोड़ के जो हर किताब में छप चुका है, जिसमें 20 साल तारीख है, फ्रॉम हमीद गुल टू मुशर्रफ टू ज़हीरुल इस्लाम टू शुजा पाशा टू जनरल फैज़। मतलब इतनी तो मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस और इंस्टीट्यूशंस को हैंडओवर नहीं किया जाता जितना इमरान खान को आईएसआई के चीफ्स ने हैंडओवर किया। वैसे आप क्यों मुझे पीटीआई वालों से मरवाने के चक्कर में? पॉइंट इसके, इनको लगता है सब लॉन्च्ड हैं एक्सेप्ट जो खुद तस्लीम शुदा छपा हुआ लॉन्च आदमी है, वो सच्चा है। तो अब इनसे बंदा फिर क्या आर्ग्यू करे कि अगर तो आप लॉन्च्ड हैं, मैं लॉन्च्ड हूँ, तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बस फिर सब हम ये क्यों पॉडकास्ट का हम फारिग, मतलब हम क्यों नहीं है उधर जहाँ और लोग हैं, हमसे कोई ज्यादती, हम सौतेले लॉन्च हुए हैं, हमें ना पैसे मिले ना पोजीशन मिली। सही है, बस चले। गिवन हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द करंट फेडरल स्ट्रक्चर एज रिजिड एंड सेंट्रिक, व्हाट अल्टरनेटिव फेडरल स्ट्रक्चर वुड ही प्रपोज फॉर पाकिस्तान? जी देखिए, मैंने तो वो बताया हुआ है, सेनेट के रिफॉर्म्स, डायरेक्ट इलेक्शंस, सेनेट के कौमी असम्बली के बराबर इख्तियारात, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में सेनेट का बराबर का वोट, वज़ीर-ए-आज़म सेनेट से आ सकता हो, मनी बिल में सेनेट का वोट हो, और इसके साथ साथ मेरे ख़्याल से एक वक्त आएगा कि ये डिमांडें भी आएंगी कि आर्मी में जो है पैरिटी लाएँ सूबों की। अगर ये वाकई वफाकी आर्मी है तो फिर वहाँ पे सूबों की बराबर नुमाइंदगी कर दें। Does Mahmood Khan Achakzai support PTI nowadays for their own matter? क्या मतलब? मुझे भी नहीं पता। For their own matter यानी कि अपनी सियासत के लिए, फ़ायदे के लिए प्रॉब्लम। देखें, पहले तो ये बात ही ज़रा ठीक नहीं है। हर कोई जो कोई सियासत करता है उसमें थोड़ा बहुत किसी का अपना फ़ायदा भी होता है और वो एक पब्लिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है।
Can the existing gap between Balochistan and the state lead to a rebellion? वो तो ऑलरेडी रेबेलियन चल रहा है उधर, और क्या क्या चाहिए आपको? Did government of Balochistan or state of Pakistan have any reasonable framework for people of Balochistan to get benefits of mineral and mining project in Balochistan? अनफॉर्चुनेटली नॉट। जो मौजूदा मिनरल का फ्रेमवर्क है, जो लार्ज स्केल माइनिंग का है, वो बाय डिज़ाइन ही एक्सप्लॉयटेटिव है और एक्सट्रैक्टिव है। उस फ्रेमवर्क में मकामी आबादी का तहफ़्फ़ुज़, उस फ्रेमवर्क में मकामी आबादी को फ़ायदे जो है वो मिल ही नहीं सकते अगर उसको लीगली इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो सुई का एक मिसाल है, हमारे पास और बड़ी मिसालें हैं। वो लीगल फ्रेमवर्क ही सारा चेंज करना होगा। और इंटरनेशनल लॉ में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो इंडिजिनस ट्राइब्स है या माइनॉरिटीज़ है, अगर उनका नेचुरल रिसोर्स है तो आप कॉरपोरेट माइनिंग पे जाने से पहले एक तो डिसीजन मेकिंग में उनको शेयर देते हैं, रेवेन्यूज़ में उनको शेयर देते हैं, और कॉरपोरेट एंटिटीज़ को पाबंद किया जाता है। या अब इंटरनेशनल लॉ का भी है कि आप तब तक हमारे पास ना पहले कम्युनिटी के साथ जाके बेनिफिट एग्रीमेंट्स कर लें कि उनको इसमें क्या मिलेगा। और वो इक्विटी स्टेक्स 5% इक्विटी स्टेक्स भी कहीं दी हुई है, उससे लेके बाकी चीज़ें। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और उनको बल्कि उल्टा बस टरखाया जाता है। Please ask him about the role of mainstream media and why it only shares or focuses an agenda on any piece of share समझ नहीं आया सवाल, पर मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि जब बलोच और पश्तून का कोई इशू होता है तो एजेंडा वाला सिर्फ कवरेज क्यों आती है मेन स्ट्रीम मीडिया से? एक मेन स्ट्रीम मीडिया एक तो आज़ाद नहीं है, लेकिन जब आज़ाद भी हो तब भी नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया की अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो टीआरपी और वो रेटिंग्स पे चलता है। और रेटिंग्स जो है आज से 10 साल पहले शायद हमने एक दफ़ा बात की हो, पूरे बलूचिस्तान में ये जो डिवाइस लगती है, एक डिवाइस पूरे बलूचिस्तान में नहीं लगा था, जिसका मतलब है किसी मीडिया वाले को ज़ीरो इंसेंटिव है कि बलूचिस्तान की एक खबर भी चलाएं। तो अगर वो चला रहे हैं या तो ऊपर किसी के प्रेशर पे, या वो एक तरह से हम पे एहसान ही कर रहे हैं। Kakar Saab, you said that why DGK Balochs aren't taking part in the Baloch political struggle. Now in this year many Balochs are enforced from DGK, and one Baloch from DGK was in BLA and killed in clashes. Can we expect more aggression from the state of Pakistan? देखिए, जो मुझे सवाल समझ आया जनरली मेरा ये वो होता है कि चूँकि आइडेंटिटी वो कंस्ट्रक्टेड होती है, तो जिस तरह सिंध के बलोच है उन्होंने सिंधी आइडेंटिटी अज्यूम की है। पंजाब में चूँकि नॉर्थ साउथ के अभी भी ग्रीवेंस अपने हैं, वहाँ पे उसकी वो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है जो बलोच की सिंध में है। तो इससे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फिर भी जो वहाँ पे मेन स्ट्रीम डीजी खान में बलोच थॉट है वो लाहौर को देख रहे हैं या वो कल मुल्तान को देखेंगे। तो मैं नहीं समझता कोई बड़ी स्केल में, बड़ी तादाद में इंडिविजुअल वो होंगे वहाँ से कोई बलोच मुसल्ला या उस तहरीक में पार्टिसिपेशन हो। How we can use, govern or manage mineral wealth of Balochistan in a manner to resolve the ethnic conflict, bring community welfare and foster an environment of peace? जी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 2 लेवल्स पे ये काम करना होगा। पहले वफाक का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ख़त्म करना होगा, और जो लीगल फ्रेमवर्क है वो चेंज करना होगा। जो मैंने आपको बताया, आपको लीगल फ्रेमवर्क ही इस वक्त एक्सट्रैक्टिव है, एक्सप्लॉयटेटिव है। दूसरा, फिर सूबा अपने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ज़्यादती करता है। होता क्या है कि नेचुरल रिसोर्स के नाम पे जो पैसे आते हैं, लेट्स से सुई के नाम पे आते हैं, वो पूरा बलूचिस्तान खा रहा होता है, जिसकी वजह से उधर कुछ नहीं लगता और वो ज़्यादती होती है। उसका तरीका यह, और ये बाकी मुल्कों में है, कि आप एक मिनरल डेवलपमेंट फ़ंड बनाएं, उस मिनरल डेवलपमेंट में CSR जितने ये कंपनीज ऑपरेट कर रही है वो उधर जाके डिपॉजिट करें। आप उनके जो प्रॉफिट्स है कॉरपोरेट सेक्टर के 2% 3% उनके प्रॉफिट्स इसमें आके लगाएं, और ये जो रॉयल्टीज़ के नाम पे या टैक्स के नाम पे उस नेचुरल रिसोर्स की वजह से आ रही है, उसमें से 50% आप अपने अकाउंट 1 और पूरे सूबे के लिए रखें, 50% सिर्फ ये मिनरल फंड में डालें, और ये मिनरल फंड के पैसे सिर्फ खर्च होने चाहिए रिसोर्स रिच रीजन्स में। तो इससे क्या होगा कि सुई के पैसे पे अगर किला अब्दुल्ला और तुरबत वाला मज़े कर रहा है और सुई वाला गुर्बत में रह रहा है, तो एक तो वो इंस्टीट्यूशनली इस वक्त वो ख़त्म हो जाएगा, वो पैसे उधर जाने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ये जो इस वक्त CSR के नाम पे ना कॉरपोरेट सेक्टर ने चूने लगाए हुए हैं, वो आप 1 लाख एक जगह पार करें, उसके सख्त रूल्स लगाए, कंपनी प्रॉफिट में इनमें से 2-3% ले आएँ, और एक मुनज़्ज़म तरीके से रिसोर्स रिच रीजन्स की डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये, और जो पिछली हमने कुछ बातें की, इससे ये कम्युनिटी बेनिफिट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। होपफुली चीज़ें बेहतर हों सर। जाते जाते कुछ कौम को आप पैगाम देना चाहेंगे कि जागते रहो? मेरे ख़्याल से इन हालात में तो मैं यही पैगाम दे सकता हूँ कि
तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमने यही रहना है और इन हालात में आगे बढ़ना है, सरवाइव करना है। तो उसमें इस वक्त शदीद ज़रूरत इसकी है कि हम अपने छोटे छोटे जो हमने 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई हुई है उससे बाहर निकल के एक मुल्कगीर सतह की सियासी मोबिलाइजेशन और तहरीक, जिसमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे आप मुत्तफिक हो जाएं, उस पे बात करें और बजाय कि अकेले अकेले रेजिस्ट करके जलील हो जाएं। खुश रहें, आबाद रहें और सॉलिडारिटी ढूंढें। थैंक यू सर, एज ऑलवेज आपसे सीखने को बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय। जी बहुत शुक्रिया।